बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। तो जनाब, ये क्या हो रहा है? ये कल आपने देखा नहीं? हाँ, कल ये नहीं देखा आपने? ये जो आप जहाज, ये हम राफेल्स गिरा, बिल्कुल जी। कल हारिस रऊफ ने इस चीज का मुजाहरा किया ना मैच के दौरान। मैच की बात हो रही है। मैच की बात हो रही है। मैच की बात हो रही है। तो जनाब, कल था सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और इंडिया का टकरा, और जब पाकिस्तान और इंडिया टकराते हैं तो आपको पता है कि चाहे हम कितने ही डिसअपॉइंटेड हों, चाहे हमारे दिल कितने ही दुखे हुए हों, हम फिर भी टीवी खोल के उसके आगे बैठ जाते हैं। पूरी फैमिली एक्साइटेड होती है और सबको ये होता है कि जी मैच में क्या होना है, क्या होना है। और हो सकता है आज हमारा लकी डे हो सकता है आज का दिन हमारा लकी डे हो। लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान ने जी टॉस जीत हार गए। कुछ लोग कहते हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, वो कहते हैं चले जी हार जाएं, ये अच्छी बात है, फिर हमें फैसला नहीं करना पड़ेगा, वरना हम डर डर के फैसला करेंगे और हम अकॉर्डिंग टू पिच नहीं फैसला करेंगे। लेकिन इंडिया ने पहले हमें दावत दी बैटिंग करने की, हमारी बैटिंग की बारी आई और मुझे तो यकीन नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि हमारी टीम इतना भी स्कोर जोड़ पाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने गालिबन 171 रन बनाए और 172 का टारगेट दिया। अब हम ये देखेंगे कि हुआ क्या। साइम जो थे इस बार 0 पर आउट नहीं हुए, साइम 20 रन बना सके। फ़खर ज़मान का जो आउट था वो बड़ा मुतनाज़िरा, उसमें ज़रा डिटेल बात करेंगे। फरहान जब आए, साहबजादा फरहान, तो उन्होंने जी पांड्या को कहा चल तू बॉल करा, और उसके बाद फिर जो हुआ वो हम सब ने देखा। और उनका वो जो सिग्नेचर स्टाइल था वो ये वाला सेलिब्रेशन उनकी बड़ी कमाल थी। अच्छा, द पॉइंट इज कि कल का मैच तो समवॉट मैंने तो एंटिसिपेट किया हुआ था कि कल होना क्या है। हम यही दुआ करते हैं कि कोई लकी डे हो, कोई लकी डे हो, यस। बट ये था कि कल हम लड़के खेले, कल हम लड़ रहे थे, कल हम फाइट बैक कर रहे थे। हमारा बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था, हमारे एक्सप्रेशंस ये बता रहे थे कि हम लास्ट मैच की तरह डरे सहमे नहीं हुए। तो हुआ क्या कि एशिया कप सुपर 4 के मरहले में अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेटों से मैच जीत लिया। हमने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर मैच देखा, बड़े शौक से और बड़े हम फखर से मैच देख रहे थे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैच में काफ़ी हाइलाइट्स थी, काफ़ी स्पाइसी मैच था, एक इलेक्ट्रीफाइड टाकरा देखने को मिला। वो जो हम बात करते हैं ना कि एक अच्छी गेम देखने को मिले। खेल तो खेल है, एट द एंड ऑफ द डे वन टीम विंस एंड वन लूजेस, बट ये है कि हमें एग्रेशन देखने को मिला, पैशन देखने को मिला। एग्रेशन की आप बात करें, हमने 171 रन बनाए और पाकिस्तानी बैटर्स हमें जारहाना मूड में भी नजर आए। इब्तिदा से ही हमने देखा बाउंड्रीज भी लग रही थी, जो कि हमारे यहाँ एक है। अच्छा, पावर प्ले के 6 ओवर्स में 1 विकेट खोकर 55 और 10 ओवर्स में 91 रन बनाए, ये गौर करने की बात है। मैं साहबजादा फरहान की बात कर रही थी, उन्होंने 3 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए, 58 रन उन्होंने जोड़े। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 21-21, फ़हीम अशरफ ने आखिर में आकर 8 गेंदों पर 20 रन बनाए। और उसके बाद हमने देखा जी भारतीय बॉलर्स बुमराह को कड़ी, कल बड़े रन्स पड़े, 45 से ऊपर बुमराह ने 45 रन दिए और कोई विकेट नहीं ले सके। फिर उसके बाद भारत के शिवम दुबे ने 2 विकेटें हासिल की। इस तरह हमने देखा कि 172 रन के ताकुब में भारतीय ओपनर्स ने ही तकरीबन मैच पाकिस्तान से छीन लिया था। साबिका प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं, साथ में लोग ये कह रहे हैं कि देखें जी 11 प्लेयर्स थे, 12वां उनका जी अंपायर था, थर्ड अंपायर को कह रहे हैं, तो वो भी मिला हुआ था, उस चाहिए था, वो भी नीली जर्सी पहन लेता। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चीज़ डिस्कशन में आ रही है कि नहीं कि फ़खर को जो आउट दिया गया है वो आउट नहीं बनता था। ये देखिए, ये वो कहते हैं जी टप्पा खा के बॉल जो है बाउंस होके जो है फिर वो ग्लव्स में गई है। तो ये आप देख लें। तो हम ये देख रहे हैं ना सिर्फ रेफरी बल्कि हमें एम्पायर्स भी अब भारतीय प्रॉक्सीज नजर आ रहे हैं, और ये वैसे बनता नहीं था, इट वाज नॉट आउट। फ़खर के एक्सप्रेशन जो है वो खुद बता रहे हैं कि उनको यकीन नहीं आ रहा कि अच्छा, फ़खर ने बाकायदा पीछे मुड़ के फिर देखा, he was श्योर कि ये आउट नहीं है। ये आप देखेंगे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि ये देखें, वो बाकायदा देख रहे थे, बट ये नॉट आउट था। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने ट्वीट्स भी किए। अच्छा, हमने ये देखा कि फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने जारहाना आगाज फराहम किया। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की जो हमें ओपनिंग लाइन थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आई। विकेट ही नहीं गिरी 100 रन तक। हाँ, वो उन्होंने तकरीबन पूरा मैच पाकिस्तान से छीन लिया था, खाली ओपनर्स ने आके। दोनों ने पाकिस्तानी बॉलर्स को खुलकर चारों तरफ शॉट्स खेले। फिर उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स किसी भी भारतीय बल्लेबाज को परेशान नहीं कर सके, और हमने देखा कि भारत ने मैच 7 गेंदें पहले अपने नाम कर लिया। अभिषेक ने जनाब 74 स्कोर किया, शुभमन गिल ने 47, तिलक वर्मा ने 30 रन बनाए, हारिस रऊफ ने 2, फ़हीम और इब्रार ने फिर 1-1 विकेट हासिल की। अच्छा, मैच में जो मैं स्पाइस फैक्टर की बात कर रहा हूँ, जो ज़रा हमें थोड़ी एंटरटेनमेंट और एक ज़रा इलेक्ट्रीफाइड टाकरा नज़र आया, वो ये था कि हारिस रऊफ जिस तरीके से अभिषेक वर्मा से के मद्दे मुकाबिल हुए, ज़रा वो कुछ अल्फाज का एक्सचेंज हुआ, इंडियन फैंस को जिस तरह ट्रोल किया। अच्छा, वो भी इंडियन फैंस जो थे ना पीछे से बैठ के आवाज़ें कस रहे थे
कैट कॉलिंग कर रहे थे, फिर वो एक बार ही हरकत करने पर मजबूर हुए। इसके ऊपर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ट्वीट किया, जो कि बड़ा पूरा पाकिस्तान मैच देख रहा था। अच्छा, सुपर 4 का जो पहला और अहम मैच था, इसमें हमने एक बार फिर देखा पाकिस्तानी टीम गलतियां करती नजर आई, मैच हाथ से निकाल दिया। हुसैन तलत कोई जो इंक्लूजन है वो मुझे समझ नहीं आई टू बी ऑनेस्ट। और 3 मुल्की सीरीज एशिया कप में पहले चांस नहीं दिया तो भारत के खिलाफ दिया जिसमें सबके औसान खता हुए होते हैं, और फिर उन्हें हम ये देख रहे हैं ऊपर नंबर्स पे जी अहम तरीन मैच में भेज दिया। कल मैं चाह रही थी शाहीन आफरीदी आते, लेकिन फ़हीम अशरफ आ गए, वो भी हिटर हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो शाहिद आशमी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच शाहिद। आप सबसे पहले तो बताइएगा आउट था कि नॉट आउट था, ये पहले पूछे शाहिद भाई से। हाँ, फखर पे हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले ओवरऑल आप बताइएगा पाकिस्तान ने कल कैसा परफॉर्म किया। हार तो हम गए, बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान पहला मैच इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था, मुकाबला नहीं था। दूसरे मैच में काफ़ी मुकाबला किया, तो ऑर्गेनाइजर्स को चाहिए कि 5 मैच रखा करें हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के, ताकि चौथे तक हम मजीद करीब आएँ और फिर 5वां जीत जाएं। लेकिन मजाक के अलावा पाकिस्तान टीम ने अच्छा आगाज़, अच्छी लक, 5 कैच इंडिया के फील्डरों ने उनके छोड़े, लक पाकिस्तान की तरफ थी। 10 ओवर में 91 रन, फिर 16 ओवर में यानी 10 से 16 तक जाते हुए सिर्फ 30 रन बनाए। किस तरह की बैटिंग की है। 16वें ओवर में जिसमें लोग ठुकाई करते हैं उसमें सिर्फ 2 रन बने, उसमें 4 गेंदें मोहम्मद नवाज पी गए, खेलते ही नहीं। डॉट बॉलें इतनी खेलते हैं। कल भी पाकिस्तानी बैट्समैनों ने कमाल ही किया है। जिस तरह अब 4 मैचों में पाकिस्तानी बैटर्स ने 198 डॉट बॉल्स खेलनी, यानी एवरेज हर मैच में 49.5 डॉट बॉल्स। ये कौन सी कोचिंग है, कौन से कोच हैं जो इन्हें नहीं बताते कि यार आप बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेल रहे हो। वो 4 बॉलें जो नवाज पी गया, अगर उसमें 2 रन ही बना लेता। साहबजादा फरहान 10 ओवर के बाद इतना स्लो हो गए कि उन्होंने 50 से 58 तक जाने में बॉलों पे बॉलें खर्च कर दी। 58 रन 45 गेंदों पे, वो एक कमजोरी नजर आई। सलमान, जिस तरह आपने हुसैन तलत का कहा, 10 रन 11 गेंदों पे, हालांकि वो अच्छे प्लेयर हैं। और कल यही इनकी एक मेंटालिटी थी कि एक लेफ्ट हैंडर होगा और एक राइट हैंडर, अगर राइट हैंडर आउट होगा तो राइट हैंडर भेजा जाएगा। सलमान का जिक्र किया, कैप्टन है लेकिन नहीं उनसे कल बैट चल रहा था और नहीं स्ट्राइक कर पा रहे थे। क्यों वो खुद आए उस टाइम पे? उन्हें किसी और को भेजना था अपनी जगह। डू यू एग्री विद दिस? सिंगल प्लेयर इतना बुरा नहीं है, सिंगल आप क्यों नहीं लेते? आप एक डिसीजन लेते हो। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है कि आई टेक अ डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। यानी आप उस डिसीजन को, हुसैन तलत का गलत साबित हो गया, सलमान आगा को ऊपर आना गलत साबित हो गया, शाहीन शाह अफरीदी जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मोहम्मद हारिस वो डगआउट में बैठे रह गए, उनकी बैटिंग ही नहीं आए। गो के फ़हीम अशरफ आए, उन्होंने कुछ थोड़ा सा तेजी दिखाई और आखिरी 4 ओवर में पाकिस्तान ने 50 रन बना लिए। वो एक क्रूशल पीरियड था, लेकिन पाकिस्तान 30 रन शॉर्ट था। जिस तरह फिर इंडिया ने बैटिंग की, उन्होंने तो धो के रख दिया अभिषेक शर्मा ने। शायद भाई शाहीन की भी हमें कोई लाइन लेंथ नजर नहीं आई उनकी परफॉर्मेंस के अंदर। उनको जब पिटाई होती है, उनकी जब रन्स बनते हैं, उनके पहली बॉल पे छक्का पड़ गया, वो और गुस्से से बॉलिंग कराते हैं और अभिषेक शर्मा और तेज खेलता है और ठुकाई लगाता है। तो समझ में नहीं आया। पाकिस्तान के 3 बॉलर्स ने, साइम अय्यूब, अबरार और शाहीन शाह अफरीदी ने मिलाकर 8 और 3 11.5 ओवर्स में 117 रन दिए। 117 रन बहुत ज्यादा होता है शाहिद साहब। साइम तो लेकिन साइम ने पिछले मैच में तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 3 विकेट। ठीक है, मगर मुझे कॉम्बिनेशन बताएं शाहीन के साथ साइम, मुझे ये कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया। फौरी अटैक आपने साइम से करवाया। करते हैं एक टीमें करती हैं कि एक एंड से फास्ट बॉलिंग करते हैं कि 130 140 की स्पीड पे आ रही हो, दूसरे एंड से 90 80 की स्पीड से गेंद आ रही हो, तो थोड़ा सा बैट्समैन को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन इंडिया के बैटर्स जो हैं वो स्पिन को बहुत ही अच्छा खेलते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि पिछले 2 IPL सीजन में अभिषेक शर्मा हर स्पिनर के खिलाफ 232 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं जो फिनोमिनल है, जो बहुत ही ज़्यादा है। और अभिषेक शर्मा ने कल जिस तरह बैटिंग की, 6 चौके 5 छक्के और 39 बॉल्स में 74, उन्होंने तो मैच पाकिस्तान के पास से ख़त्म कर दिया था। गो कि पाकिस्तान ने फिर फाइट बैक की। कल हारिस रऊफ ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने जिस तरह 2 आउट किए तो थोड़ा सा मैच फंसता हुआ नजर आया। लेकिन अगर पाकिस्तान को विकेटें मिलती रहती, एक तिलक वर्मा की जल्दी मिल जाती विकेट और एक आध कोई और रन आउट या कोई ऐसा लकी आउट हो जाता, तो शायद मैच दूसरे। शायद भाई फखर वाले मामले का जरा बता दें। आप भी इतने सालों से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, हम जो देख सकते थे नेकेड आई से, वो तो यही नजर आ रहा था कि बॉल टप्पा खा के फिर हाथ में गई।
ये क्या हुआ फ़खर? नॉट आउट था, आउट था? ज़रा समझाने की कोशिश करेंगे। पिछले मैच में रुचिरा परेरा को, ये रुचिरा पालिया गुरु के जो श्रीलंकन अंपायर है, उनको गेंद लगी थी हारिस की, कंकशन हुआ था। मुझे लग रहा है अभी तक उनको कंकशन ही है, उनको चीजें सही से नजर नहीं आ रही। मोहसिन नकवी ने, वो जब अस्पताल गए थे तो मोहसिन नकवी ने बड़े अच्छे जेस्चर का मुजाहरा करके उनको गुलदस्ता भी भेजा, लेकिन लगता है वो गुलदस्ता काम भी नहीं आया। उन नेक ख्वाहिशात का उन्होंने बड़ा बुरा जवाब दिया। जब भी कोई ऑन फील्ड अंपायर नॉट आउट देता है, अंपायर को समझ नहीं आ रही थी कि ये आउट है या बॉल सही से कैच पकड़ा है संजू सैमसन ने, यानी तो उसने थर्ड अंपायर को दिया। और थर्ड अंपायर के पास जब तक ठोस सबूत नहीं होता वो आउट नहीं देता। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, बिल्कुल बेनिफिट। और उसी अंपायर ने बुमराह के छठे ओवर में एक नो बॉल भी नहीं दी। नो बॉल थर्ड अंपायर का काम होता है, लेकिन लग रहा है पालिया गुरुगु के अभी भी कंकशन है, अभी भी उनको चक्कर आ रहे हैं। हुसैन तलत क्यों सेलेक्ट किया कल के मैच में, क्यों लिया हमने उन्हें? देखें, हसन नवाज स्कोर नहीं कर रहे थे, वो स्पिनर्स पे बड़ा बुरी तरह एक्सपोज हुए थे। जब से पाकिस्तान ने बांग्लादेश का दौरा किया, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ट्राई सीरीज और ये 3 मैच वो खेले, 14 मैचों में वो 9 दफा स्पिनर्स पे आउट हुए। एक प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है, स्पिनिंग कंडीशन है, स्पिनर इंडिया के बहुत अच्छे हैं, तो फिर फैसला तो दुरुस्त था। लेकिन हुसैन तलत ने उस फैसले को दुरुस्त साबित नहीं किया। उनको ऊपर भी भेजा गया, उनको इसलिए भेजा गया था कि वो स्ट्राइक रोटेट करेंगे, सिंगल तेजी से लेंगे। सिंगल तो देते रहे, लेकिन उन्होंने एक बाउंड्री नहीं लगाई, एक छक्का नहीं लगाया, और वहां से जो टेम्पो टूटा पाकिस्तान का, जैसे मैंने बताया कि 10 ओवर में 91 फॉर 1 और फिर 16 ओवर में जाके 121, 30 रन अगले 6 ओवर में, पूरा मैच उठा दिया आपने। और अब लोग तो उंगलियां उठा रहे हैं इस बैटिंग की तरफ। और ये बताएं, जब भारतीय बैटर्स आते हैं, सिर्फ 2 उनके बैटर की बात करें, शुभमन गिल की बात करें और अभिषेक की बात करें, जिस तरह के वो शॉट खेलते हैं, जो उनकी शॉट सिलेक्शन होती है, पक्के शॉट खेलते हैं और बॉल बल्ले पर आती है और जाकर फिर वो स्ट्राइक करती है, या तो बाउंड्री के पार जाती है, नहीं तो सिंगल डबल उनके चलते रहते हैं। हमारे बॉलर्स कब ऐसे खेलेंगे? उनके पास ये स्किल्स क्यों नहीं है शाहिद साहब? हमारे बॉलर्स ने, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो आए, फहीम अशरफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर ऊपर से भी हमें विकेट मिल जाती, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं। जिस तरह उनकी आईपीएल होती है, पूरी दुनिया के अच्छे तरीन वो लोग फास्ट बॉलर, अच्छे तरीन स्पिनर, अच्छे तरीन मीडियम पेसर खेलते हैं, बाएं हाथ का, राइट हैंडर, हर तरह की बॉलिंग खेलते हैं। बड़े मेच्योर हो गए, पता नहीं लगता है उनके बल्ले किसी अलग ही कंपनी से, कोई स्प्रिंग लगे हुए बल्ले हैं कि टच होती है बॉल और जाती बाउंड्री लाइन पे। वाकई उनके बल्ले हमें मुस्तार ले लेने चाहिए। शाहिद भाई अब हमारे साथ रहेगा, हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नजीबुल हसनैन साहब ने। बहुत शुक्रिया नजीब भाई, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। कल हमने देखा कि बैटर्स ने 171 रन स्कोर किए, लेकिन बॉलर्स ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। मायूस कुन परफॉर्मेंस थी बॉलर्स की भी हमारी, और बैटिंग लाइन भी अगर हम कहें कि शेकी थी, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि 171 करने के बाद भी हम ये मैच नहीं बचा पाए। लेकिन बॉलिंग पे तो मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली पता है कि हमारी बॉलिंग अब बहुत ही टूथलेस सी दिखाई देती है। लेकिन बैटिंग में भी मैं आपको बताऊं कि इससे पिछले मैच की तरफ जाएं तो बांग्लादेश ने 169 चेस कर लिए श्रीलंका के अगेंस्ट, और कोई नहीं सोच रहा था कि श्रीलंका की इतनी ज़बरदस्त टीम को बांग्लादेश हरा देगी। तो यहाँ पे भी हमको ये समझना था कि 170-171 इज़ नॉट इनफ। इट्स अ डिसेंट स्कोर, इस पे फाइट हो सकती है, बट ये जीतने वाला स्कोर नहीं था। जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में बैटिंग की, 90 कर लिया था, पावर प्ले में 55 for 1 जो कि हमारा हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर है इन T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट इंडिया, उसके बावजूद हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। यहाँ 195-200 तक जाना मस्ट था अगर हमें इंडिया को कोई थ्रेट देनी थी, उनको अंडर प्रेशर लाना था। उसके बाद खैर वो तो इतना तेज़ खेले, उन्होंने तो शुरू के 6 ओवर में ही हमसे गेम छीन लिया, तो बाद में तो कुछ रहा ही नहीं था। डिसअपॉइंटिंग फॉर पाकिस्तान, बट ये तो हमें फेस करना ही पड़ा कल के इस मैच में। अच्छा, और नजीब चीज़ और बताएं, शाहीन और अबरार की बात करें, ज़ाहिर है हम खुद बैठ के इसी प्लेटफॉर्म पे अबरार के लिए बड़ा बात करते थे कि उनका इंक्लूजन टीम में होना चाहिए। 82 रन पड़े दोनों को, और दोनों किसी मौके पर भी हमने देखा कि वो भारतीय बैटर्स को परेशान नहीं कर सके। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आपकी बॉलिंग स्ट्रैटेजी थी क्या, आप प्लानिंग करके गए थे, ख़ास तौर पर जब आपको पता हो आपके अगेंस्ट जो है वो बैटर्स हैं वो भी इंडियन? जी ये वही बात हो गई ना, बॉलिंग में आपकी बिल्कुल ही दम नहीं लग रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2-3 साल से सिलसिला चल रहा है। इससे पहले हम अपनी बॉलिंग को वर्ल्ड क्लास कहते थे, बड़ा नाज करते थे।
अब तो समझ में ही नहीं आता। राइट फ्रॉम द वर्ड गो अभिषेक शर्मा ने जो चार्ज किया और गिल ने उनका साथ दिया, उसके बाद क्या शाहीन, क्या अबरार, क्या साइम, किसी को उन्होंने खाते में ही नहीं लिया और उन्होंने बहुत पिटाई की। सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे थे कि ये जो हमारा ओपनिंग पेयर है ना, ये आग और पानी का एक कॉम्बिनेशन है। अगर अभिषेक आग की तरह हैं तो गिल पानी की तरह मिलकर दोनों एक बड़ा थ्रेट बन जाते हैं ऑपोजिशन की बॉलिंग पर, और वही हुआ। इनको जीतने के लिए हमने पहले ही कहा था कि अर्ली ऑन विकेटें लेना होगी, अदरवाइज ये दोनों अगर चल गए, और स्पेशली अभिषेक शर्मा जिनके 21 T20 इंटरनेशनल में 34 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 का है, तो ये तो फेमस है इसके लिए ना कि आपसे गेम छीन के ले जाते हैं, और कल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा नजीब भाई, हमें पाकिस्तानी बॉलर्स ने पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं ली, जबकि पावर प्ले में आपको अपनी पीक परफॉर्मेंस दिखानी होती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या उसी वक्त ही मैच हाथ से निकल गया था? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी कहा कि वो पावर प्ले में ही आपसे गेम ले गए। मेरे हिसाब से पाकिस्तान इस गेम में सिर्फ अपनी बैटिंग के 10 ओवर में कंट्रोल में लगा। उसके बाद से जो गेम हमारे हाथ से निकला, हमने कोशिश की कि हम वापस आ जाएं, वो फिर कभी वापस नहीं आया, क्योंकि उन्होंने तो पहली बॉल से ही अपनी तरफ कर लिया था। जिस तरह से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल खेले, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। फिर उसके बाद कहीं लगा ही नहीं कि आप कमबैक कर सकते हैं। आपकी बॉलिंग बड़ी कमज़ोर नज़र आई। बार बार हम लोग, हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी कल, उसमें यही कह रहे थे कि अगर इंडिया को अंडर प्रेशर लाना है तो आपको पावर प्ले में कम से कम 2 और हो सके तो 3 विकेटें लेनी पड़ेंगी। अदरवाइज एक बार ये वहाँ से उन्होंने मोमेंटम बना लिया ना, तो वो पाकिस्तान की तरह उसको गवाएंगे नहीं उस अपॉर्चुनिटी को। वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में आई तो ऐसा 1 मिनट को भी नहीं लगा कि इंडिया ये मैच हार सकती है। और नजीब फ़खर आते हैं, जो फ़खर का आउट दिया गया है बड़ा मुतनाज़ हो गया, बहुत डिस्कशन में इस वक्त आ रहा है, और जब भी शक होता है तो उसका बेनिफिट बैटर को दिया जाता है, बेनिफिट ऑफ डाउट बैटर को दिया जाता है, मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। आपकी इस पे क्या राय है? जी बिल्कुल, आप तो मुतनाज़े कह रही हैं, मैं तो इसको कहूँगा कि प्रॉपर ये गलत फैसला था। क्योंकि आप अगर हार्दिक पांड्या की बॉडी लैंग्वेज देखें, उससे भी पता चल रहा था कि जैसे उनको भी आइडिया है कि ये गलत आउट है, ये आउट नहीं हुआ है। और उसके बाद जब टीवी एम्पायर तक बात चली जाती है ना, तो फिर तो कंक्लूसिव एविडेंस ना हो तब तक आप आउट दे ही नहीं सकते। एक तो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में इतना फ़र्क, उनके प्लेयर्स इतने ज़बरदस्त, हमारा एक प्लेयर इतना अच्छा चल रहा था, एक मूड में आया हुआ था, और उसको आपने गलत आउट दे दिया। तो ये तो बराबरी वैसे ही नहीं है दोनों टीमों के बीच में, और एक ऐसे आउट से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मेरे हिसाब से देयर इज़ नो वे कि वो फ़खर जमान को जो वीडियो फुटेज आ रही थी तमाम एंगल से देखने के बाद, क्योंकि एक एंगल से ख़ास तरीके से ये फील हो रहा था कि बॉल बाउंस हुआ है। जब बॉल बाउंस हुआ है दैट मीन्स ग्लव पे इतना बाउंस नहीं हो सकता, वो ग्राउंड से टच हुआ है। अगर वो ग्राउंड से टच हुआ है तो जाहिर सी बात है वो नॉट आउट है। और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बेनिफिट तो हमेशा बल्लेबाज को जाता है। तो कल पता नहीं ये क्या हुआ कि उन्होंने इतना गलत फैसला दिया। ठीक है, कल पता नहीं क्या हुआ। जी हमारे साथ है शाहिद भाई, आपकी तरफ आऊँगा। बड़े मैचेस में बड़े रिस्क ले लेने चाहिए। मोहम्मद नवाज से क्या लगता है आपको, बॉलिंग करवा लेनी चाहिए थे, 1-2 ओवर्स खिलवा लेने चाहिए थे? अब तो ये कर लेते तो वो हो जाता, वो कर लेते तो ये हो जाता। इंडिया ने आपको बैटिंग में बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। आपने अपनी इतनी अच्छे स्टार्ट को बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क कर लिया। आप कम से कम 200 प्लस आप स्कोर करते, फिर आप फाइट करते, फिर आप जो कैचेस थे वो पकड़ते। एक कैच नवाज ने बहुत अच्छी ट्राई की थी, वो शुरू के ही ओवरों में था। अगर वो अभिषेक शर्मा का पकड़ा जाता कैच, फिर अभिषेक शर्मा का 40 रन पर बाउंड्री लाइन पर साहबजादा फरहान से कैच छूटा। वो इस फिक्र में थे, इस डर में थे कि कहीं मैं बाउंड्री लाइन क्रॉस ना कर जाऊं। उनको पता होना चाहिए था कि वो बाउंड्री लाइन से अच्छा खासा दूर थे। उनके हाथ से गेंद निकली और बाउंड्री के बाहर चली गई। तो कैचेस भी आपको पकड़ने पड़ते हैं। जब इतनी धुआंधार बैटिंग कर रहा हो कोई, तो आपको एक हाफ चांस भी लेना पड़ता है। वो हाफ चांस पाकिस्तान ने नहीं लिया। इतनी लक पाकिस्तान के साथ थी कि पाकिस्तान के 5 कैचेस छूटे। यूजुअली इंडिया के प्लेयर्स इतने कैचेस नहीं छोड़ते। और अब पाकिस्तान को गौर करना पड़ेगा। अब ये सवाल भी हुआ सूर्य कुमार से कि अब राइवलरी और स्टैंडर्ड में इतना फर्क हो गया। लगातार भारत ने पाकिस्तान को 7 इंटरनेशनल मैच हरा दिए हैं, 4 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल। यानी कोई कंपैरिजन ही नजर नहीं आ रहा। अभी भी हो सकता है कि एक चांस ये है कि पाकिस्तान अपने मैचेस जीते, इंडिया जीते और फाइनल इन दोनों टीमों के दरमियान हो। लेकिन
वो जो कंपैरिजन है, वो जो फर्क है दोनों टीमों के दरमियान, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वाइड है। और थ्रू आउट आप कैप्टनसी पर क्या कहेंगे? डिसीजंस जो लिए गए, माइक हसन आए और अब सलमान अली आगा, बहुत इस पे सवाल उठ रहे हैं। ज़ाहिर है तैयारी तो थी, इतने तजर्बे भी हुए, फिर कैप्टनसी पर क्या कहेंगे जो सारे डिसीजंस लिए गए? कोचेस की अपनी मेंटालिटी होती है। फॉरेन कोचेस बड़ी ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करते हैं। वो कहते हैं हम ये कर लें तो ये कर लें, ये कर लें। तो कल की मेंटालिटी तो ये थी कि बैटिंग में एक राइट हैंडर और एक लेफ्ट हैंडर होना चाहिए। इसीलिए फखर से ओपनिंग करवाई, हारिस से भी करवा सकते थे। ये डाटा, ये सारी चीजें, दो राइट हैंडर अगर दोनों अच्छे हैं, साहबजादा फरहान और हारिस तो डगआउट में ही बैठा रह गया। उसने भी तो एक 50 बनाई थी इस टूर्नामेंट में। अगर फखर ने बनाई थी तो उसने भी बनाई थी। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मेरी तो समझ में नहीं आता, और बहुत से और लोगों की भी समझ में नहीं आता। लेकिन एक फ्लॉ है, एक टेक्निक है कि चलो लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर बॉलर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। और सलमान की कप्तानी भी, माफ कीजिए, बहुत ही उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जब कम स्कोर होता है तो शोल्डर ड्रॉप हो जाते हैं, आप लंबी लंबी फील्ड खोल देते हैं फील्ड, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबर आजम पार्ट 2 कप्तानी कर रहा है। शाहिद भाई एक चीज़ है, कल हमें पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर जो था वो इतना कोई डरा सहमा हुआ नज़र नहीं आया। जो सीधी बात है, वो उनके एक चेहरे हशाश बशाश थे, कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, ना ऊंचे शॉट्स खेल रहे थे, अटैकिंग मोड में थे। और आप ये देखें कि पावर प्ले में उन्होंने गालिबन 1 विकेट खोकर 55 रन बनाए। ये स्ट्रैटेजी तो ठीक नज़र आ रही थी, इशू कहाँ पर आया फिर? बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, स्ट्रेटजी अच्छी थी। शायद वो जो मोटिवेशनल स्पीकर रखे हैं डॉक्टर राहील, उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया। चेयरमैन साहब गए थे, उन्होंने यकीनन मोटिवेट किया होगा, कोचेस ने मोटिवेट किया होगा। लेकिन वो तबाही आ गई 10 से 16 ओवर में, और 10 से 16 ओवर में सिर्फ 30 रन बने। वहाँ आपने पूरा मोमेंटम खो दिया, वरना आप तो 200 की तरफ जा रहे थे। वो तबाही जो हुई वो पाकिस्तान को देखनी पड़ेगी। और हम लोग सब बार बार अपनी ट्रांसमिशन में भी कह रहे हैं कि हमारे प्लेयर स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते, सिंगल नहीं ले पाते। अगर आप देखें कि आप 45 गेंदों में 58 रन बनाए, इन्हीं 45 गेंदों में लोग सेंचुरियां कर लेते हैं, आराम से सुकून से सेंचुरियां करते हैं। 58 के बजाय 70 बनाए होते साहबजादा फरहान ने, नवाज ने 5-10 रन ज्यादा बनाए होते, इसी तरह आगा सलमान ने रन बनाए होते, तो ये स्कोर, ये टोटल 200 प्लस हो जाता। ऑल्दो कि इंडिया और भी फिर तेज खेलता, लेकिन आपको 200 डिफेंड करने में आपको थोड़ी बहुत विकेटें मिलती और आप जीत सकते थे 200 प्लस। और शाहिद साहब, ये जो हमारा डॉट बॉल का मसला है, हम नहीं खेलते। आपने खुद ही बताया, एवरेज अगर निकाले मैचेस में तो तकरीबन 49 के करीब जो है वो बॉल हम खेलते ही नहीं है। ये मसला क्यों है? ये खौफ है, डर है, बॉलर्स को फेस ना कर, क्या है इसकी वजह, क्या है बुनियादी आप समझते हैं? बहुत सी वजह है। टेक्निकली तो जो बैट की ग्रिप होती है वो ये लोग छक्के वाली या चौके वाली रखते हैं, उससे सिंगल नहीं हो पाता। और फिर ट्रेनिंग में आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप 2 घंटे, कल से 3 घंटे ट्रेनिंग में 2 बैट्समैन डाल दें और उनसे कहें तुमने 10 सिंगल लेने, तुमने 20 सिंगल लेने, तुमने 5 डबल लेने, लेकिन ट्रेनिंग में वही हम स्टाइल देखते हैं, वो लगा के बॉल मार रहे हैं और उसको ऊंचा मारो, छक्का मारो। भाई छक्का चौका भी क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन साथ में सिंगल डबल भी क्रिकेट का हिस्सा है। इंडिया के जब स्कोर दोनों मैचों में आप देखें, जब फंसने लगे, जब चौका छक्का नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सिंगल डबल लेने शुरू कर दिए। विराट कोहली मशहूर था सिंगल डबल लेने में, और जितने डबल वो लेता था अपनी फिटनेस की बदौलत, कोई भी नहीं लेता था इतने डबल। तो ये सिखाना पड़ेगा, और बल्कि कोचिंग स्टाफ को ये कहना चाहिए कि जो भी डॉट बॉल जितनी ज्यादा खेलेगा, हर डॉट बॉल पे $10 जुर्माना होगा। देखें कैसे डॉट बॉल खेलते हैं। और शायद भाई, कल जो मैच की हाईलाइट थी, जिस तरीके से हारिस रऊफ ने इंडियन फैंस जो कि हूटिंग कर रहे थे और कैट कॉलिंग कर रहे थे उनको स्नब किया, और 6-0 एक दफ़ा उनको याद करवा दिया, और राफेल्स उनको याद करवा दिए, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी एक चल रही थी नोक झोंक। हारिस रऊफ के ऊपर टॉन्ट कर रहे थे वो, विराट कोहली कह रहे थे। याद दिला रहे थे 2022 का वो मैच, जिसके 19वें ओवर में 2 छक्के लगाकर विराट कोहली ने मैच पलट दिया था। तो हारिस रऊफ ने फिर उसका जवाब 6-0 का हाथ से उंगलियों से इशारा करके दिखाया, और भी बहुत सारी उन्होंने राफेल गिराने की एक्शन लिए। तो अच्छी नोक झोंक थी। ये पार्ट ऑफ द गेम है, मजा आता है इससे। मैं तो टैगलाइन सोच के बैठी थी शाहिद साहब, जब हम ये मैच जीत जाएंगे तो फिर हमारे प्लेयर्स, हमारे कैप्टन आके कहेंगे वी डेडिकेट दिस विन टू पाक आर्म फोर्सेस। लेकिन बस काश के आगे कोई मौका मिले और हम जाके ये कहें। लेकिन मानना पड़ेगा
कि उनकी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है और हमारी फौज बहुत अच्छी है। चलिए, जी बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। इंडियन प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड में दे आर गुड बट दे आर नॉट गुड इन बैटलफील्ड and they are not good up in the sky जब इन्हें राफेल तैयारे उड़ाने yes you're right and हमने कल देखा कि कल भी मैच में हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की एब्सेंस नजर आई which was very heartbreaking और एक जेंटलमैन गेम को इस तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि जब सूरज कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे सवाल पूछे गए, वो सारे सवाल घुमा गए, उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल जवाब देने की कोशिश नहीं की। तो इट मींस कि काफी ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया है और उनके अपने ही मुल्क में बहुत तनकीद हुई है उनके इस रवैये पे। ये तो है जनाब। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और जब हम बात करते हैं मौसमियाती तब्दीली की, तूफानी बारिशों की, बेवक्त बेमौसम बारिशों की और एक्सटेंडेड मॉनसून सीज़न की, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब से तबाहकारियाँ आई हैं, इट मेक्स सेंस कि क्लाइमेट चेंज जो है वो पाकिस्तान पर क्या असरात डाल रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, लाखों एकड़ अराजी है, ज़रई अराजी है, ज़रखेज़ ज़मीन जिसे नुकसान पहुँचा है, ज़ेर आब आ गई है, फसलें तबाह हो गई हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में 31,595 एकड़ अराजी, ह्यूज नंबर, ये मुतासिर हुई है, जिसमें मकई है, चावल, सब्जियां, बागात को नुकसान पहुंचा है। और महकमा ज़राअत अब सारी सूरत हाल में ये बता रहा है कि ज़िला बुनेर की अगर सिर्फ हम बात करें तो जहाँ 26,141 एकड़ पर फसलें और बागात तबाह हुए। अच्छा, सेम विद पंजाब, सेम सिचुएशन विद पंजाब। देखिए, हम ये चीज़ तो हम आपको बता रहे थे कि जो खड़ी फसलें हैं उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ आपके चावल को, कपास को और मकई को। उसके बाद चारा, तिल, ये छोटी फसलें थी जिनको नुकसान पहुंचा। यहाँ पर अब बात खड़ी फसलों की नहीं हो रही, उनको तो जो नुकसान पहुंचा वो पहुंचा। यहाँ पर बात हो रही है ज़रई ज़मीन की, जिनके ऊपर वो फसलें उगाई जाती हैं, वो ज़ेरे आब आ गई, उसको शदीद नुकसान पहुंचा। उसके ऊपर सिल्टिंग हो गई, उसके ऊपर सैंड की एक लेयर थी वो फॉर्म हो गई और वो लेयर कई फीट ऊंची लेयर थी। अब हम देख रहे हैं पंजाब में भी सिचुएशन कुछ डिफरेंट नहीं है। पंजाब में हालिया सैलाब से आप देखें कि 13 लाख एकड़ ज़मीन ज़ेरे आब आई है और सैलाब से चावल की 9%, गन्ने की 7% और कपास की 2% फसल मुतासर हुई। जबकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज के किनारे आबाद 28 अजला में हुआ है। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल पर माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान भी किया है। अच्छा, ज़ाहिर है अब ये ऐलान तो हो गया है, लेकिन लोगों का बहुत सारी अब कंप्लेन सामने आ रही हैं, बहुत सारे मुतालबे सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो सामने आ रही है। तो हम उसमें देख रहे हैं कि सैलाबी पानी के जो असरात होते हैं वो क्या होते हैं। एक वीडियो ये भी है जो आपके सामने है, ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जी सैलाब से मुतासरा किसान हैं मियां इफ्तिखार नेकूकारा, उनका ये कहना है कि उनकी ज़मीन थी और यहाँ पर उनके ट्रैक्टर थे और दीगर सामान था, वो सब रेत तले, मट्टी तले दब गया है। अब अगर हम ट्रैक्टर की हाइट की बात करें तो गालिबन वो 7 फीट के करीब होती है। अगर वो दबेगी भी तो जाहिर है उसके आसार कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो क्या ये 10 फीट तक नीचे चली गई है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बाकी इसके नीचे ट्रैक्टर है। मैं खुद हैरान हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर डेरा होता था। अब आप सोचें, डेरे की हाइट आपको अंदाज़ा होगा कि तकरीबन 20-25 फुट भी तकरीबन डेरे की हाइट होती है। तो मतलब अगर 20-25 फुट के डेरे की हाइट है तो कितना, मतलब 30 फुट, चलो अगर 15 फुट भी डेरे की हाइट है तो क्या 20 फुट मट्टी आ गई? मतलब दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। और अगर आई है तो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। फिर नीचे तो क्या क्या दबाव होगा। आप ज़रा देखते हैं इस वीडियो में वो किस तरीके से डिस्कवर कर रहे हैं, वो किस तरीके से ढूंढ रहे हैं अपनी सामान और अपनी जगह। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਟੋਏ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹ ਟੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਟੋਇਆ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਟੋਇਆ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੋਏ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਏ ਆ। 50 ਲੱਖ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, 60-70 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਮਲਬਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ, ਲੇਜ਼ਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਬਾਦੀ है। लेकिन कोई बंदा अजे तक इस हद तक भी नहीं भी यार हुकूमती सतह ਤੁਹਾਡੇ तक करें भिजवा के।
अच्छा, ये साहब हमारे साथ भी, हम इनसे पूछेंगे क्योंकि जहाँ जहाँ से सैलाब का पानी उतर गया है वहाँ पर जब लोग वापस लौटे तो उनके घरों में सामान उनको मिल गया, उनके घर भले दीवारें गिर गई थी मगर वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये हमें ऐसे बता रहे हैं जैसे कि कोई शहर जो है, जैसे कि मोइंजो-दाड़ो हुआ करता था, वो जेर जमीन दब गया और कई साल बाद जी उसको डिस्कवर किया गया। तो इन्हीं से पूछते थे। फिर मियां इफ्तिखार नेकोकारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। जरा बताइएगा सैलाब से क्या नुकसानात हुए हैं, और हम आपकी वीडियो में जिस तरीके से देख सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर और डेरे भी जो है वो मट्टी के नीचे आ गए हैं, कितनी अराजी मुतासिर हुई है, क्या सूरत हाल है? जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ जनाब टाइम ਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੌਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ 500 ਏਕੜ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਹੀ ਕਾਕਸ਼ਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਸੈਲਾਬ ਉਤਰਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। तो मुकम्मल तौर पे हर एक चीज जी तहस नहस हो गई। नेकुकारा साहब एक चीज बताइएगा, घर सबके जिनके तबाह हुए वो घर बह गए, पानी की वजह से वो घर अपनी जगह नहीं रह सके, किसी की छत गिर गई, किसी की दीवारें गिर गई, वो घर सलामत नहीं रहे, लेकिन मलबा है उनका। आप जो बता रहे हैं, आपकी वीडियो जो बता रही है वही बता रही है कि आपका ट्रैक्टर जो है, डेरा जो है वो जेरे जमीन चला गया और उसके लिए आप जाहिर है उसको डग आउट कर रहे हैं, उसको डिग आउट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि घर पहले गिरे सारे के सारे घर जी 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 जितने घर थे पहले वो गिरे हैं, गिरने के बाद उनके ऊपर रेत चढ़ गई है। अब कुछ मालूम नहीं है कि कहाँ है। और ट्रैक्टर जो जिस जगह पर खड़े थे, दरिया का इतना बहाव था, पहले उसने ट्रैक्टर के नीचे से मिट्टी निकाली है, ट्रैक्टर को मजीद गहरा करता गया है मिट्टी में, और ऊपर से फिर रेत डाल दिया। अब जो एक ट्रैक्टर हमें कल कुछ एक ट्रैक्टर के आसार नजर आए हैं, लेकिन कुछ मालूम नहीं हो रहा कि ट्रैक्टर कहाँ पर है। दो उसी ट्रैक्टर हैं, एक गल दसो चलो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਚਲੋ ਸਭ ਬਹਿ ਗਏ, ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਏ ਪਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪ। ਚਲੋ ट्रैक्टर दी हाइट भी 7 फुट मन्नी जाए कि ट्रैक्टर दी हाइट भी 7 फुट सी, डेरे दी हाइट भी चलो मन्नी जाए कि 15 फुट डेरे दी भी हाइट सी, तो कि 20 फुट मट्टी आ गई। जी जी नहीं सर, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਮੇ ਨਾਲ ਟੋਏ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰੀ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਟੋਏ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਔਰ ਅਰਥ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਏਕੜ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਡੇਰਾ और किंदा केड़ी जगह के साथ और कितने लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं? जी मेरा पूरा गांव है काकशाल, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, 500 ਏਕੜ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 20 ਤੋਂ 22 ਘਰ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ गांव है। ये एक बात बताएं नेकुकारा साहब, ये डेरा और कितने लोगों के डेरे थे जो मट्टी के नीचे आ गए, और आपके अलावा और कितने लोग हैं जो मुतासर हो? जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गांव ये साडा जिहड़ा पिंड है ये इस टाइप दा है कि जिस बंदे दी जिथे जमीन है उस उत्थे ही अपना घर बनाया तो उत्थे डेरा, ठीक है। और इत्थे 20 तो 22 घरां दी तादाद मौजूद है, जिन्हां विचों एक भी नहीं बचिया। एक भी नहीं बचिया, सारे मट्टी थल्ले आ गए, कुछ बह गए थे, बाकी बचिया बिल्कुल जी टोटल। कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਦਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਲੇ ਦਰਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਜੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਦੂਰ ਹੈ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 22 ਤੋਂ 25 ਘਰਾਣੇ ਡੇਰੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਟੀ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ? ਜੀ ਮੱਟੀ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। बिल्कुल जी सानू मिल ही नहीं रहा, पता नहीं चल रहा, हम बड़े परेशान हैं। क्या करेंगे अब आप? जी अब आप क्या सोच रहे हैं? मैं हुकूमत दे हाथ दरवाजे
जी हर दरवाजा खड़काया है और हुकूमत जी साड़ी कोई इमदाद नहीं की। उस तो बाद असी अपनी मदद आप दे तहत ही हुण टोए मार रहे हैं। ज़ाहिर गल है साडा 70 लाख का समान थले दबिया पिया है, सानू राती नींदर भी नहीं आउंदी। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਟੋਏ ਮਾਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਟੋਏ ਮਰਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਤਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਂव ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੌਜ਼ਾ ਹੈ, ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ 3 ਵਜ਼ੀਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਹਤਰਮਾ ਅਨੀਕਾ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਹਤਰਮਾ ਜਨਾਬ 20 ਫੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਆਈ? ਜੀ 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਰੇਤ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰਿਲੀਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਲਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤੀ ਹਲਕਾਰ, ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਰਿਲੀਫ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਛੜਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਇੰਨਾ कुछ कर कुछ नहीं सकते। अच्छा एक चीज बता दें, आपका ये गांव का नाम क्या है, कितने लोग हैं आपके साथ? क्योंकि आप इस वीडियो में मुझे एक आध लोग आपके साथ नजर आ रहे हैं, कोई मुझे पूरे का पूरा गांव नहीं दिख रहा। कितने घर आप बता सकते हैं? जी देखें उस उनदे विच गल है मैडम कि घर उत्थे किवें नजर आउण, लोग तुहानूं किवें नजर आउण, जिंदा घर ही नहीं बचिया उस उत्थे आके की करना है? मैं ते अपनी मजबूरी जा रहा, मेरे ट्रैक्टर थले दबे पए ने, बाकी लोगों को पता ही नहीं भी साडा डेरा कित्थे वे। मैं थोड़ा एक सहारा लिया गूगल मैप दा, मैनूं अपना डेरा मिल गया, बाकी लोगों ने भी नहीं मालूम हो रहा भी साडे डेरे कित्थे सन, साडे घर कित्थे सन, असीं अपना समान थल्लेों पट्टीए या खुदाई कराइए। अच्छा ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਬੂਟੇ ਤੇ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਨੇ, ਸਲਾਮਤ ਨੇ। ਚਲੋ 20 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਏ? नहीं सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਂਸ ਇੱਕ ਵੈਦ ਐਸੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਖਰ ਹਾਈਟ 35-40 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੌਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 8 ਏਕੜ ਦਾ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਬਚਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਇਸ ਏਕੜ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਕਾਕਸ਼ਾਲ ਸਾਡੇ ਮੌਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬੈਕ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲ ਨੇਕੋਕਾਰੇ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਲਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਕਾਕਸ਼ਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਟੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਬੋਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਬੇਲਚੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ट्रैक्टर थल्ले निकाल सकिए। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। लेटी क्या होता है भाई, ये वीडियो काफी ज्यादा इस वक्त गर्दिश कर रही है और माहिर अरजियात के लिए तो ये सवालिया निशान है। एक बड़ा मौजा ही जो है वो मिट्टी चैलेंजिंग टास्क लगता है। राइट, मतलब मोहनजो दड़ो के बाद अब ये दरियाफ्त होगा यहाँ से मौजा जिन्होंने जिसका नाम बताया। आई एम सरप्राइज्ड। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और उससे पहले नेकू कारा साहब जो थे हमारे साथ थे, वो बता रहे हैं कि उनका मौजा, उनका गांव जो है वो पूरा का पूरा जमीन में धंस गया है, ट्रैक्टर भी धंस गए, अब डेरा धंस गया है। अब ये समझ नहीं आ रहा, और वो मुझे वाहिद कंप्लेनर नजर आ रहे थे, बाकी लोग कहाँ हैं इस गाँव के, और ये सारी सूरत हाल है। अब क्या वाकई ऐसा हो सकता है? सर इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। एक चीज़ आपने नोटिस की कि वो कहते मैंने अपना डेरा कैसे ढूंढा, मैंने गूगल मैप्स के जरिए अपना डेरा ढूंढा। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि आप देखें कि अगर 20 फुट रेत, अब बेसिकली हुआ क्या कि जब सैलाब आया तो सैलाब में खाली पानी तो नहीं होता, उसमें रिमेन्स होते हैं, वो जहाँ से चलता हुआ आ रहा होता है पानी पे साथ एक प्रॉपर एक सॉइल लेके आ रहा होता है अपने साथ, और फिर जब सैलाब गुजरता है तो वो सॉइल की लेयरिंग हो जाती है। तो वो इतना, वो उनके मुताबिक, नेकोकारा साहब के मुताबिक, कि वो इतनी मिट्टी आई साथ में कि उनका पूरा डेरा, पूरे ट्रैक्टर जो थे वो मिट्टी के नीचे दब गए हैं। चलें तो डॉक्टर शकील साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शकील हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हमें बताइएगा, ये जो अभी हमारे साथ मौजूद थे नेकोकारा साहब, इनका दावा ये है कि इनका पूरा का पूरा डेरा, और डेरा आप समझ लें घर की तरह, इनके ट्रैक्टर ज़मीन के अंदर धंस गए और वो रेत इतनी आई। तो आप मुझे बताएं, इस तरह जब सैलाब आता है तो और जिस तरह आया है तो कई फीट रेत ऐसे आ सकती है कि वो पूरा का पूरा घर और ट्रैक्टर उसमें धंस जाए?
शकील साहब, हम आपको दोबारा रिकनेक्ट करेंगे और ज़ाहिर है ये सवाल भी पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि ज़ाहिर है नुकसानात किस किस तरह के होते हैं। हम ये तो देखते हैं कि घर पानी में बह गए, गाड़ियाँ, माल मवेशी बह गए, लेकिन क्या रेत इतनी आई है और किस इलाके में ऐसा हुआ है? ज़ाहिर है इनके पास जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, PDM में है, NDM में है, इन सब के पास पूरा ये डेटा भी होगा कि किस तरह से पूरे पूरे गाँव देहात, हमें पता है बड़ी दुख भरी दास्तानें कि वो तबाह और बर्बाद हो गए, लेकिन ये अपनी नौयत का एक अलग नुकसान है। शकील साहब, आप मेरा सवाल सुन सके थे? जी जी बिल्कुल। तो आपने जी बताइएगा, ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो जब फ्लड आते हैं तो उनके अंदर सेडिमेंट की बेतहाशा जो है वो मिकदार होती है। सो 10 फुट तक, 15 फुट तक वहाँ पे सेडिमेंट का जम जाना कोई मुबालगा राय वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। और स्पेशली अगर वो जो एरिया है वो थोड़ा सा लो लाइंग है, वहाँ पे पहले ही डिप्रेशन है, क्योंकि हर इलाका जो है वो बराबर नहीं होता। तो जो सेडिमेंट आते हैं वो लो लाइंग एरियाज में डिपॉजिट ज्यादा हो जाते हैं। अगर एक बंदे का डेरा या उसका जो घर है, या हो सकता है पूरी का पूरा गांव ही बाकी जो तहसील या यूनियन काउंसिल से थोड़ा सा नीचे वाक़े है, तो जितने भी उसके ज़रात हैं वो सारे के सारे ऑफ कोर्स वही जमेंगे। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि उसकी वो एक ही बंदा उसकी शिकायत कर रहा है, तो इसकी पॉसिबल रीजन मेरे ख्याल में तो यही है कि क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन बन जाती है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो तो वहां पे रह ही नहीं पाते, और उनके लिए तो आकर ये तो वो जो बंदा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो तो चले दूसरों को साथ लगाकर वहां पे डिगिंग भी कर सकता है, अपनी चीजें ढूंढ सकता है। लेकिन आम बंदे के लिए तो ये डिगिंग भी, क्योंकि उनके पास तो हर चीज, उनके लिए तो खाने की चीज भी वहां पे बचती, तो वहां पे सेडिमेंट डेपोजिशन जो है वो हो सकती है। और उसमें गवर्नमेंट को जो है वो मैकेनिकल बिल्डोजर और इस तरह की चीजें जो हैं वो ऑफकोर्स डिप्लॉय करनी पड़ेगी। उसमें भी ऑफकोर्स फौरी जो चीजें हैं, बहुत सारे दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं, तो शायद इस वजह से भी थोड़ी सी डिले हो रही हो। लेकिन शकील साहब, एक बात बताएं कि जब सैलाब आता है तो फिर अपने साथ एक तबाही की दास्तान तो लेके आता है, बट ये हमें समझाने की कोशिश करें कि जब अपने साथ रेत लाता है, मट्टी लाता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिमेन्स भी होते हैं, ये जो ज़रई अराजी है, ज़मीन है, उसको ज़रखेज़ करता है कि मज़ीद बंजर करता है? ये डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन से ज़र्रात है, ये सबसे अहम बात है, क्योंकि 3-4 किस्म के ज़र्रात उसके साथ आ सकते हैं। नंबर 1, वहाँ पे फाइन सिल्ट होती है जिसको हम एलुवियम डिपॉजिट कहते हैं। वो अगर उस सैलाब के साथ आता है तो वो ऑफ कोर्स फर्टाइल होता है, उसमें अच्छी फसल होती है। अगर वहाँ पे कोर्स सैंड आ जाती है, मोटी मोटी सैंड आ जाती है, तो वो जमीन पहले से अच्छी है, तो वो सैंड आके उस जमीन को खराब कर देगी। अगर वो जमीन पहले से खराब थी और साथ में सिल्ट आ गई है तो वो उसको अच्छा कर देगी। तो ये, और उसके साथ साथ जो है अगर वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक डेब्रिस भी आ सकते हैं, तो उनकी जो उनको हल चलाकर उसके अंदर करना पड़ेगा, वो मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है। फिर उसके साथ साथ कितना वक्त दरकार होगा, कितने अरसे में जमीन काश के काबिल होगी? देखिए, अगर तो जो फ्लड है वो अपने साथ सेडिमेंट लेकर आया है और उसने वहां पे डेपोजिशन कर दी है, जैसे 2 फुट, 3 फुट, 5 फुट, जैसे सम केसेस में 10-10 फुट जो है वो खैर बहुत ज्यादा नहीं होती, वो लो लाइंग एरियाज में होती है। आमतौर पे 2-3 फीट तक जो डेपोजिशन है नॉर्मल सॉइल में वो हो सकती है। और उसके बाद अगर दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर तो सॉइल की जो रिहेबिलिटेशन है या उसका जो यूज है आफ्टर फ्लड एपिसोड, उसके साथ डिपॉजिट्स आए हैं, सेडिमेंट्स आए हैं, तो उसके लिए और तरह की ऑपरेशन या और वक्त चाहिए होगा। अगर वो सिर्फ पानी ही आया है, अगेन फिर भी वहां पे एक और बड़ा जो फैक्टर हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा वो सॉइल की टाइप होगी। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल, इफ सॉइल इज सैंडी यानी उसमें सैंड ज्यादा है, तो वो सैलाब तो वो तो 1-2 हफ्ते के अंदर जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वो सॉइल जो है वो लोन किस्म की सॉइल है, यानी दरमियानी किस्म की सॉइल है, सॉइल में 3 किस्म के ज़रात होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। अगर उसमें तीनों की मिकदार यूं कहें बराबर है, तो वो जमीन जो है वो 3 से 4 हफ्ते उसको खुश्क होने में और सारी उसमें लग सकते हैं। अगर उस जमीन के अंदर जो फाइन पार्टिकल्स ज्यादा हैं, यानी वो क्लेई सॉइल है जिसे आमतौर पर हम चिकनी मट्टी भी कहते हैं, तो उसमें जो है वो 2 माह लग सकते हैं ऐसी जमीनों के अंदर। तो तकरीबन आप अगर नॉर्मल दरमियानी सॉइल की बात करें तो 1 माह से 1.5 माह जो है वो पानी खुश्क होने में और इस तरह लग सकता है, इफ देयर इज नो डेपोजिशन। अगर डेपोजिशन है फिर अगेन डिपेंड करेगा कि डेपोजिशन की जो हाइट है या उसकी जो वो कितनी गहराई में है।
वो जितनी गहराई में होगी उनके डेपोजिशन की टाइप पे फिर ऑपरेशन वेरी करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर शकील अहमद हमारे साथ थे। सारी सूरत-ए-हाल बात डिपेंड करता है बिल्कुल, कि और क्या रिमेन्स आए, टाइम लगेगा, लेकिन ये ज़रखेज़ ज़मीन हो सकती है, काबिल काश्त हो सकती है, डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने मिनरल्स पाए जाते हैं, और ज़ाहिर है ज़मीन की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। और ज़मीन पानी भी एब्जॉर्ब करती है, तो ज़ेरे ज़मीन जो पानी की सतह है वो भी बढ़ी होगी टू सम एक्सटेंट। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं जनाब। और बाखबर सवेरा के तमाम तर पेजेस को सोशल मीडिया पर लाइक कर लें, ताकि अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन केस मिस हो जाए तो आप वो दोबारा देख सकें। और हम कैसे लग रहे होते हैं अपना फीडबैक भी दे दिया करें, या सेगमेंट्स के ऊपर अपना फीडबैक दे दिया करें। कल जनाब कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बट जब उस वाक़े की तहकीक की गई तो जिस तरीके से वो अनफोल्ड हुआ, इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग। कराची में हम देखते हैं कि सुपर हाईवे के करीब एक वाक़या पेश आया मेमन गोट के पास। अब नामालूम अफराद ने फायरिंग की और फायरिंग करके 3 ख्वाजा सराओं को हलाक किया। अब उन 3 ख्वाजा सराओं में से एक शख्स जो था वो मेल निकला, वो मर्द निकला। अच्छा, तो अब ये क्या सिलसिला है, सारी सूरत हाल क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, अफजल खान, वो हमें डिटेल बताएंगे कि पुलिस ने अब तक क्या मजीद पता लगाया है। तो अफजल ज़रा बताइएगा, ये वाक़या है किस नौयत का, और ज़ाहिर है पता है दुश्मनी का है, क्या इशू था, दूसरे पुलिस मजीद क्या बता रही है? देखिए सदफ, इसमें जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं वो ये है कि इस वाक़े का मुकदमा मेमन गोट थाने के अंदर दर्ज हुआ है, और जो मकतूलीन ख्वाजा सरा हैं उनके एक साथी ख्वाजा सरा मोहम्मद ज़फ़र की मुद्दईयत में यह मुकदमा नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया, और उसमें कत्ल की दफ़ात शामिल की गई हैं। जो मुकदमे का मतन है उसके मुताबिक मुद्दई का कहना है कि ये 20 तारीख को जो है वो 20 सितंबर को जो है वो शाम के टाइम जो है घर से निकले थे। मामूल पर के मुताबिक ये सुपर हाईवे पे भीख वगैरह मांगने के लिए जाते थे, और फिर उसके बाद जब ये वापस नहीं आए तो जो एक ख्वाजा सरा है एलिक्स, उसके नंबर पर रात 2 बजे उन्होंने कॉल्स की हैं, लेकिन कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। ये गुमशुदा रहे, लेकिन दूसरे रोज़ जो है वो यानी कि 21 सितंबर को जो है वो दोपहर 3 बजे के करीब व्हाट्सअप के अंदर जो है वो ख्वाजा सराओं के ये मैसेज चलने लगा कि इन तीनों की लाशें मिली हैं। एलेक्स, जीएल और अस्मा नामी ये तीनों जो ख्वाजा सरा हैं उनकी लाशें नागौरी सोसाइटी सुपर हाईवे के करीब एक वीरान मुकाम से मिली थी, और उन्हें नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस भी मौके पर पहुंची, क्राइम सीन यूनिट ने वहां पर शवाहिद इकट्ठे किए। 9mm पिस्तौल के 2 खोल मिले थे। जो मुद्दई हैं उनकी जानिब से भी यही बताया गया है कि किसी नामालूम शख्स ने नामालूम वजूहात की बुनियाद पर इन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया, और वो यहाँ से फ़रार हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब ये वाक़या पेश आया तो वज़ीर आला सिंध ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया था, और आईजी को हुक्म दिया था कि इस वाक़े में मुलविस कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। पुलिस इसको एक हाई प्रोफाइल केस के तौर पर जो है वो डील कर रही है, और पुलिस ने एक खुसूसी टीम भी तश्कील दी है ताकि इस वाक़े में मुलविस मुलजिमान को गिरफ़्तार किया जा सके। लेकिन अब तक जो है वो इस वाक़े की नौयत के बारे में पुलिस को पता नहीं चल पाया है कि ये किस किस्म का वाक़या है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल, आप हमें इस हाल बता रहे थे, और देखते हैं जिस पे मजीद क्या डेवलपमेंट होती है। अब जरा बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब चाइना का जिक्र आता है ना, तो चाइना बहुत सारे हवालों से जाने जाता है। चाइना अपनी ट्रेड, अपनी जीडीपी, अपनी हजम, पॉपुलेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो 1.416 बिलियन उनकी पॉपुलेशन है, यानी दुनिया की बड़ी आबादियों में उनका शुमार होता है। और फिर जब हम देखते हैं कि एक टाइम था जब इंतहाई गुर्बत थी, लेकिन उनके यहाँ एक गवर्नमेंट ने और पूरी एक प्लानिंग करके आवाम को गुर्बत से निकाला, और आज चाइना आप देखें कहाँ पहुँचा। इसी तरीके से जब ज़्यादा मुल्क में पॉपुलेशन होती है तो हमें लगता है उस मुल्क में जी कचरा बहुत होगा, और कचरे की मैं अगर बात करूँ, अभी हालिया में लंदन होकर आई, आई एम सरप्राइज कि लंदन में इतना कचरा जो है वो जगह जगह नजर आया। लेकिन चाइना मशहूर था कि वहाँ पर जी बहुत ज़्यादा कचरा आया है, वो कचरा कैसे ठिकाए लगाया जाए, लेकिन वो पॉलिसी ऐसे लेकर आए कि आज ये वक्त आ गया है कि चाइना में कचरा नहीं मिल रहा। क्या कचरा ठिकाना लगाना तो दूर की बात, उन्हें कचरा नहीं मिल रहा। नहीं तो फिर पाकिस्तान आ जाए, यहाँ पर जा बजा इतना बेतहाशा कचरा मौजूद होगा। तो भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने ऐसे फैसले किए। चाइना इज ए कम्युनिस्ट स्टेट, और हम ये देखते हैं कि वो दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कंट्री, नो
They work for the betterment of each other and they work for the betterment of the society. भाई तो कचरे की उन्होंने क्या किया, उसे कैटेगराइज कर दिया, उसकी दर्जा बंदी की और उसके नतीजे में ये निकला कि जी अब उसके नताइज बहुत ज़बरदस्त आए हैं। अब क्या किया जाता है, कचरे को जी वो बायो एनर्जी में तब्दील कर देते हैं, साथ ही कचरा जलाने से बिजली पैदा करते हैं। सो बहुत सारे जो है वो इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, रिसाइकलिंग हो रही है कचरे की और इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा कचरा जलाने की सलाहियत भी महदूद थी उनके पास, लेकिन अब उसमें भी इजाफा हो गया। कचरा जलाने वाले प्लांट्स धुएं की सफाई का जदीद निज़ाम इस्तेमाल करते हैं जो डाइऑक्सिन, भारी धातुओं जैसे खतरनाक मादों को मौसर तरीके से खत्म करता है। तो जब ये रिसाइकलिंग प्लांट्स में कचरा रिसाइकल होता है तो उससे जो धुआं का इखराज होता है ये उसको भी ठिकाने लगाने का प्रोसेस इनके पास मौजूद है ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम से कम रखा जा सके। अच्छा साइम, अब एक हमारे यहाँ भी बड़ा जबरदस्त काम हुआ है और वो हुआ है पंजाब में। अच्छा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जी फैसला किया है कि अब जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी जो दरसगाहें, उनके बाहर अब कचरे के बॉक्सेस रखे जाएंगे, डिफरेंट कलर्स के ये होंगे, यानी इनकी दर्जाबंदी होगी, इन्हें कैटेगराइज किया जाएगा ताकि ज़ाहिर इसका मकसद क्या है, तो जरा फिर इसका मकसद ये है कि उसको इस्तेमाल में लाया जा सके, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ हर तरह का है, बॉटल्स फेंकी जाती हैं, प्लास्टिक फेंका जाता है, खाने की चीजें फेंकी जाती हैं, सब वेस्ट हो जाता है और सब मिक्स हो जाता है। अब जरा आपको बताते हैं कि कौन से रंग का डब्बा किस किस्म के कचरे के लिए होता है। सबसे पहले अगर हम आपको दिखाएंगे तो सबसे पहले पीले रंग का डब्बा। अभी जो पीले रंग का डब्बा होता है ये इस्तेमाल होता है कागज के लिए, रद्दी के लिए, और ये सिर्फ कागज और रद्दी ही इसमें फेंके जा सकते हैं ताकि आपको पता है कि कागज को हम रिसाइकल कर सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है कागज को रिसाइकल करने की। इसमें सिर्फ कागज और इसमें रद्दी जाती है। बिल्कुल, सोचें हम किचन में काम करते हैं, कितने बॉक्सेस होते हैं जिनमें सामान आता है, उनको हम एक ही बॉक्स में फेंक रहे होते हैं। तो हमें अब ये चीज़ याद रखनी चाहिए आप सबको कि आपने जी येलो कलर का जो बॉक्स है ना, उसमें आपने ये कचरा जो है तो मतलब आपके घर के अखबार, आपके घर के बॉक्सेस जो घर में ऐसे फालतू पड़े होते हैं, पैकिंग मटेरियल्स होती हैं, डिलीवरीज आती हैं, हमारे घर में पार्सल्स आते हैं, वो पैक हुए होते हैं। उसके बाद फिर बच्चों की नोटबुक्स, ये पम्फलेट्स और खाने की काफ़ी अशिया जो हैं वो बॉक्सेस में आती हैं, गत्ते के बॉक्सेस में आती हैं। तो गत्ता, रद्दी, कागज़ आप लोग इस येलो कलर के डस्टबिन में आपने डालनी है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये तो हो गया येलो कलर का डब्बा। अब हम आ जाते हैं दूसरे डब्बे पर जिसका रंग है सब्ज, ग्रीन कलर का। अच्छा, ग्रीन कलर में अब मैं आपको बताऊं ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर बेशतर जो कांच की बॉटल्स या ग्लास टूट गया, कांच का बर्तन टूट गया, हम सब एक ही डब्बे में डाल देते हैं और सोचें वो हमारे जो सफाई का अमला होता है उनके लिए कितना नुकसानदेह होता है। उनको नहीं मालूम कि उस थैले के अंदर क्या है। तो उसके लिए ये सब्ज जब डब्बा होगा, पता होगा स्टाफ को भी, जो क्लीनिंग स्टाफ होगा उन्हें पता होगा कि इसके अंदर डेंजरस चीजें हैं जो कट लगा सकती हैं, इसमें सिरिंज भी हो सकती है, इसमें टूटी बॉटल्स हो सकती हैं। तो इसमें जी कांच की चीजें, इस तरह की चीज़ें या मेडिसिन के से रिलेटेड चीज़ें वो इसमें डाली जा सकती हैं। दिस इज स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, जिस इसको नाम दिया गया है सारे प्रोसेस का, एंड दिस इज वेरी गुड। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और जो आपने बात अभी की है ना कि जो कांच है, कांच की बोतलें और ये चीज़ें, ये हेल्पर्स के हमारे हाथों को नुकसान पहुंचाती हैं। नॉट टू फॉरगेट, हमारे मुल्क में अलमिया ये है और आप और हम सब ने देखा है और रोजाना देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे कचरे के ढेर से कचरा चुन रहे होते हैं। कभी उनके पैरों में चप्पल होती है, कभी नहीं, वो जख्मी हो जाते हैं। इससे क्या होगा, इससे आसान हो जाएगा चीजों को मैनेज करना। अच्छा सदफ, अगला जो डब्बा है हमारे पास, सुरमई रंग का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डब्बा है। क्यों? क्योंकि इसमें अब आपने फेंकने हैं फलों के छिलके, जाया शुदा खाना, गली सड़ी सब्जियां, वो सब्जियां जो खराब हो चुकी हैं, वो चाय की पत्ती। तो इस तरह की जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, जो अशिया खुरोनोश है, जो आप इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, किचन के अंदर खास तौर पर, इससे खाद बनाई जा सकती है, इससे फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है, जानवरों की खुराक। देन अगेन अगर इसको हम ज्यादा प्रोसेस करें तो इससे जो इखराज होने वाली मीथेन और इथेन गैसेज हैं, कंबाइंड विद द काउ डंग, उससे हम लोग एनर्जी भी बना सकते हैं। आपको पता है, पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ देखें, कुर्बानी के दिनों में कचरा नहीं बचता है, जानवर आते हैं तो ज़ाहिर उनको ये चीज़ें खिला दी जाती हैं, छिलके खिला दिए जाते हैं, केले के छिलके खिला दिए जाते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर आप वेस्ट जब करते हैं तो ये फिर इनको सॉर्ट आउट करना बड़ा आसान हो जाएगा, इनका इस्तेमाल बड़ा मुफीद हो सकता है। और जैसे कि हमने आपको बताया, कचरे से बिजली भी बन सकती है, एनर्जी भी बन सकती है।
अब हम जिस डब्बे की बात कर रहे हैं वो रेड रंग का है, यानी कि लाल डब्बा। सो इस लाल डब्बे में जी लोहे की चीजें, धाती चीजें, ऐसी चीजें जो करामत साबित हो सकती हैं। जाहिर है आप सोचें लोहा बड़ा इंपॉर्टेंट है, धातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और उनको ढूंढना कचरे में ये बड़ा एक अलमिया होता है। तो इसमें जी इन चीजों का को लिया जाएगा और जाहिर है सदफ दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आपको कलर्स याद हैं, जो जहां की चीज है वो वहीं पर जाएगी, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इजी हो जाएगा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, नुकसान से लोग बच जाएंगे। इसको मेंशन भी किया जाएगा, आई थिंक मेंशन भी किया जाएगा, रिसाइकलिंग में बहुत फायदा हो जाएगा। अगला जो डब्बा हमारे पास है वो है नारंगी रंग का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डब्बा है, फुली लोडेड होगा। यस, क्योंकि ये प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल होगा। प्लास्टिक हम कितना इस्तेमाल अब प्लास्टिक जो हम वेस्ट करते हैं, प्लास्टिक जो हम कचरे में फेंकते हैं, प्लास्टिक जो हम बीचेस पे जाके फेंकते हैं, वो प्लास्टिक सारा एक साथ इकट्ठा होकर इस नारंगी डब्बे में जाएगा ताकि इसको प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगाया जा सके, ना कि जलाया जा सके, ना कि उसको फेंक दिया जाए। और वो क्योंकि प्लास्टिक आपको पता है बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं भाई, प्लास्टिक साल कई 100 साल जो है वो कहीं नहीं जाता और वो फिर हमारे नदी नालों, हमारे समंदर, हत्ता कि अब तो हमारी ग़िज़ाओं में तक में वो शामिल हो गया है, क्योंकि एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अब हम उसको कंज्यूम भी करना शुरू हो गए। तो ये जो डब्बा है मैं कह रही हूँ सबसे ज़्यादा फुली लोडेड होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल करनी हो, प्लास्टिक की बॉटल इस्तेमाल करनी हो, पानी की बॉटल हो तो वो प्लास्टिक की है। तो ये जो है ये बड़ा करामत साबित होगा। लेकिन एक चीज़ ये बात है, अब ये जो हमने आपके लिए सारी चीज़ें इस वक्त दिखाई हैं, मकसद ये है कि हम आपको ये बता सकें कि जी आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप अपने घर में भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और दुनिया भर में बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा है। बल्कि दुनिया भर में तो फॉरेन कंट्रीज ऐसी, आप नेदरलैंड्स, आयरलैंड, नॉर्वे देखें, वहां पर तो बाकायदा रिवॉर्ड भी दिया जाता है। अगर आप अपना कचरा ठिकाने लगाएं, प्रॉपर्ली प्लास्टिक को ठिकाने लगाएं, तो आपको बाकायदा कुछ रिवॉर्डिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं, वाउचर्स दिए जाते हैं ताकि आप ग्रोसरी कर सकें और इस तरह के पॉइंट से इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि पाकिस्तान में भी जल्दी आए। एक तरह की मशीन होती है, वेंडिंग मशीन सॉर्ट ऑफ, जिसमें हम देखते हैं कि आप प्लास्टिक की बोतल जो है वो उसके अंदर डालते हैं, उसके बाद आपको कॉइन्स मिलते हैं। तो जनाब इसी तमाम तर टॉपिक पर बात करते हैं। डॉक्टर ज़ैगम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैगम, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सर, हमारे पास तो कचरा ही कचरा है, हम क्यों नहीं उसको यूटिलाइज करते और कैसे उसको कारआमद बना सकते हैं इस वेस्ट को? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। सबसे पहले ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में 48.5 मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है ना एनुअली जनरेट हो रहा है, और उसमें जो हमारी जो रेशियो है जो इंक्रीज हो रही है वो 2.4% पर ईयर के हिसाब से है, ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसमें मोस्टली जो हमारा जो 60 to 70% जो वेस्ट है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, और बाकी हमारा जितना भी है वो अनमैनेज्ड जो है ना वो वेस्ट है। क्योंकि जो हमारा जो सॉलिड वेस्ट है दैट इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, जिसमें अभी जो आपकी डिस्कशन चल रही थी, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट भी है, इनऑर्गेनिक वेस्ट भी है, रिसाइकलेबल भी है, और इसमें सबसे जो बेनिफिशियल है वो हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जिसको अगर हम यूटिलाइज करें, जो 60 to 70% इस वक्त मौजूद है हमारे वेस्ट में, उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि टर्किश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली हमें एक गिफ्ट दिया है, जिससे हम सॉलिड वेस्ट जो स्पेशली जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको प्रोसेस करके हम कंपोस्ट बना सकते हैं, और वो वाला जो कंपोस्ट है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के पास मौजूद है, और इसको हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ भी शेयर कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो आपका जो रेस्टोरेंट्स के अंदर जो फूड ज़ाया होता है उसके ऊपर भी उन्होंने हमें मशीनरी दी है, जिससे हम पेट जो है ना फूड बना सकते हैं, जो कि आपके जो डॉग्स हैं या आपकी जो बिल्लियां हैं उनके लिए ये रॉ कंडीशन में भी उनको दिया जा सकता है। अब हम कराची की बात कर लें, इतना बड़ा शहर है, बड़े मैनेजमेंट के यहाँ पर मसाइल हैं। आप सुरजानी की बात कर लें, वहाँ पर भी कैटल मंडी है, इसी तरीके भैंस कॉलोनी की बात कर लें, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर हम देखते हैं चारे की कमी है। जानवरों को ये चीज़ जो है अगर दे दी जाए तो
कहते हैं ना जो सब्जी का वेस्ट है, एक तो वो भी मैनेज हो जाएगा, दूसरे इन जानवरों की ज़रूरियात भी पूरी हो जाएगी। तो इस पर आपका क्या ख्याल है, ये किया जा सकता है ऐसे? जी बिल्कुल किया जा सकता है, और इसको हर म्यूनिसिपल लेवल पे इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। इसकी पूरे पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी जो है इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, दैट इज़ ईजी कि आप उसको कॉपी करके हर म्यूनिसिपल लेवल पे उसको डिसेमिनेट कर सकते हैं। और स्पेशली जहाँ पे आपका ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है या सब्जी के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, प्लस जो आपका बायोमास है, जो आपके पत्ते हैं जिसको हम नॉर्मली जला देते हैं, तो उसके साथ मिक्स करके हम बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं। इसका एक तो ये है कि वो आपका 60 to 70% जो आपका सॉलिड वेस्ट है वो रिसाइकल हो जाएगा, प्लस जो इससे जो हमारी जो मीथेन गैस जनरेट होती है, जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस का एक पार्ट है, वो भी आपका इन्वायरमेंट में कम जाएगा। जो हम ये ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो उसमें यही जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, अगर हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, मतलब इसके दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये है कि हम उससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं, दूसरा वो जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेज जो ग्लोबल वार्मिंग में जो टेम्परेचर हमारा इस वक्त जो राइज हो रहा है, तो वो भी हम कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, और एक इजी वे है, हमें चाहिए हर लेवल पे इसको डिसेमिनेट करें। एक और वेस्ट भी है जो कि बड़ा अहम है, और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि पैसे दे के प्लास्टिक खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्लास्टिक हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है। हम अभी तक प्लास्टिक की थैलियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं लगा सके। सवाल आपसे ये है कि प्लास्टिक जिस हद तक सिरायत कर चुके हैं हमारी डेली लाइफ में, अब तो वो फूड साइकिल का हिस्सा बन चुका है। जितना हमने प्लास्टिक फेंका है बीचेस पे, समंदर में, दरियाओं में, आबी हयात उससे इतना इफेक्ट हुए हैं, या तो हम दरियाओं में जाता है वो, या पानी में जाता है, या फिर जो उसको हम आग लगाते हैं तो वो कार्बन एमिशन का जरिया बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का इखराज इतना होता है। इसको हम किस तरीके से प्रॉपर्ली ठिकाने लगा सकते हैं? हम क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करते? प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बहुत कुछ किया जा सकता है। जी ये तो बड़ा जिसे कहते हैं ना क्वेश्चन क्लोज टू माय हार्ट है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी कई बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं। पहले तो जो हमने 2019 में इस्लामाबाद में हमने मुकम्मल पॉलीथीन बैग्स के ऊपर पाबंदी लगाई थी, और क्योंकि इसकी जो वजह ये थी कि पॉलीथीन बैग्स तकरीबन कोई 50 बिलियन जो है ना पर एनम यूज होता है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि एज ए प्रायोरिटी हमने पॉलीथीन बैग के ऊपर पाबंदी लगाई थी। फिर सेकंड स्टेप्स के ऊपर हमने मुख्तलिफ जो सिंगल यूज प्लास्टिक थे उसके ऊपर हमने पाबंदी लगाई। उसमें से जो ऐड हुआ, उसमें से जो एडिशन हुई, तो उसमें हमने फिर जो क्रॉकरी है, कटलरी है, फिर जो फूड पैकेजिंग है, इवन जो स्टीरर्स और जो आपके वो है मुख्तलिफ जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैं, उसके ऊपर हमने इसके ऊपर पाबंदी लगाई। और प्लस ये है कि हमने इसकी जो क्या कहते हैं रिसाइकलिंग के ऊपर इम्फेसाइज किया है। हाँ। प्लास्टिक्स को हम रिसाइकल करके इस वक्त हमने बेंचेस बनवाई हैं इससे, और मुख्तलिफ पास के अंदर हमने डिसेमिनेट कराई, हमने डस्टबिन बनाई हैं, प्लांटर्स बनाए हैं, गमले जिसको हम कहते हैं। तो ये हम अब फोकस कर रहे हैं, एक तो प्लास्टिक को कम किया जाए, दूसरा ये है कि प्लास्टिक जो इस वक्त हमारा मौजूद है इन्वायरमेंट में, उसको रिसाइकल करके एक तो सर्कुलर इकोनॉमी में इजाफा होगा, और प्लस आपने लोगों को बताना है कि ये जो प्लास्टिक है ये रिसाइकल होके इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है ना वो बन सकती हैं। और ये इस वक्त हमने मुख्तलिफ पार्लियामेंट हाउस में भी, प्लस जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उसमें हमने इसको डिसेमिनेट किया। और सबसे जो अहम चीज़ है, जो हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसमें प्लास्टिक को हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाकर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। डॉक्टर सलीम, एक चीज़ बताइएगा, कराची में जितना कचरा है, जितना टन कचरा है, और उसको एक ठिकाने लगाना तो एक अजाब ही है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, खासतौर पे अगर कराची और लाहौर का जो कचरा है उससे कितनी बिजली बनाई जा सकती है अंदाज़न? देखें इस वक्त जो वेस्ट है ना, अगर वेस्ट हम जिसे कहते हैं ना ऑर्गेनिक वेस्ट के अलावा जो वेस्ट है उसको हम ड्राई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे रिलेटेड एक हमने प्लांट मैंने खुद भी विजिट किया है शंघाई में, तो उसमें ड्राई करते हैं। बेसिकली वेस्ट को पहले ड्राई करें, और उस ड्राई से जब उसकी जो कैलोरिक वैल्यू जो है ना वो बढ़ती है, उसको फिर हम बर्न करते हैं। जो आपकी एनर्जी होती है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो उस वक्त मैंने जो शंघाई के अंदर जो वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट था, वो 100 मेगावाट जो है ना बिजली वो इससे बना सकते हैं।
तो हमें भी चाहिए कि जो वेस्ट टू एनर्जी वाला जो कंसेप्ट है उसको हम फोकस करें और इसको प्रायोरिटी करें। ये आपका जो वेस्ट है ये आपका रिसोर्स है डॉक्टर साहब, आपका रॉ मटेरियल है वेस्ट टू एनर्जी के। वेस्ट टू एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने देखा कि कुछ अरसा पहले लाहौर में महमूद बूटी का एक इलाका है जो कि डंपिंग साइट थी फॉर वेस्ट, और उन्होंने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने क्या किया कि उस डंपिंग साइट को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि वहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि एक सोलर पार्क का क़याम किया जाएगा, अर्बन फॉरेस्ट्री एरिया बनाया जाएगा, और जो मीथेन गैसेस की इमिशन है अंडर द पाइल ऑफ दैट डंपिंग साइट, उससे जो है वो पावर जनरेट की जाएगी। ऐसा कुछ हम कराची में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, महमूद बूटी वाला विजिट मैंने खुद भी किया हुआ है, मेरे साथ इंटरनेशनल कंसल्टेंट भी थे जो जापान से आए हुए थे, जो सॉलिड वेस्ट के एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने बेसिकली ये उनको आइडियाज़ भी दिए थे कि आप इसके ऊपर काम करें, क्योंकि बेसिकली अब वो जो महमूद बूटी वाला एरिया था वो ऑलरेडी उन्होंने उसको कवर अप करके उसमें उन्होंने पाइपिंग सिस्टम जो है ना वहाँ फिक्स किया है, ताकि जो इंटरनल जो मटेरियल था उससे वो मीथेन गैस उस वक्त भी बना रहे थे तकरीबन कोई 5 ईयर बैक, तो उससे वो मुख्तलिफ जो है ना पाइप से कनेक्ट करके उससे वो नेचुरल गैस से वो चूल्हे भी चला रहे थे। अब उसको उन्हें बड़े पैमाने पे किया है। और दूसरा अहम चीज़ जो है ना वो आपको बताना ज़रूरी है कि हमारा एक फंड है ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो वो फंड करता है अगर कराची में भी इसी पैटर्न पे आप उसको बड़े लेवल पे ले जाएं, और वहाँ पे भी 1000 ऑफ टन जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पे कराची में कलेक्ट हो रहा होगा, जो आपकी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, तो उसको चाहिए कि एक तो वो उस जो है ना ग्रीन क्लाइमेट फंड का जो पैटर्न है हाँ। उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट को कंसीव करें। एक तो फंड्स भी देंगे, आपका जो वेस्ट है वो भी कलेक्ट हो जाएगा, और प्लस आपको जो एनर्जी है वो भी आपको वो जो मीथेन गैस है वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा। मतलब आप एट ए टाइम उसके 3 बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन, जब मैं आपसे पूछ रही थी कि जो कराची और लाहौर में कचरा है, जो वेस्ट है, जितना टन है, इससे कितनी बिजली बनाई जा सकती है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके पास इस वक्त जो पोटेंशियल, क्योंकि बिजली की जो वैल्यूज होती है ना वो कैलोरीफिक वैल्यूज के ऊपर होती है, कि जब आप किसी कोयले को जलाते हैं तो हम कहते हैं जी 5000 कैलोरीफिक वैल्यू है, तो जब आप इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे कि बर्नेबल मटेरियल कौन सा है, तो उस हिसाब से फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वेस्ट है और उसकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ये एनालिसिस करने के बाद ही हम बता सकते हैं इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो बर्न नहीं होता। आपकी सब्जी के छिलके हैं या आपका गला सड़ा जो मटेरियल है उससे बिजली नहीं बनेगी। जो बर्न होगा जिसको हम जला सकते हैं, जिस तरह आप कोयला है, या आप जिस तरह हम टायर की मिसाल लेते हैं, टायर को भी एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके सॉलिड वेस्ट के अंदर टायर मौजूद है तो उसको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं। इसी तरह आपका जो बायोमास है, जिसको हम कहते हैं कि आपके ये जो मकई के जो रेजिड्यूज होते हैं या आपका जो राइस हस्क है, ये सारे बर्नेबल मटेरियल हैं। अगर इसको हम जलाते हैं, और ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज एज ए फ्यूल इस्तेमाल भी कर रहे हैं, शुगर केन हस्क को इसी तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ने के बाकियात को भी। कराची में कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कराची में कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो वेस्ट को एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर रही हैं ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़कीम हमारे साथ थे जी। बहुत कुछ जा सकता है। कराची में तो कचरा बहुत बड़ा मसला है, जगह जगह ये कचरा है, और ये कचरा कीमती भी है। अगर आप इस तनाजुर में देखें कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है, बस एक आगाही मुहिम चलानी होगी गवर्नमेंट को, और जगह जगह जी और इसमें इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी। ये बॉक्सेस जो हैं, जो बजाय एक बॉक्स रखने के आप मुख्तलिफ कलर्स के बॉक्स रखें, उन पर मेंशन कर दें, लोगों के लिए भी आसानी होगी, और यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आसान हो जाएगी। बिल्कुल, और जिम्मेदारी हम पर जा रही है, लोगों पर जा रही है कि इंडिविजुअली अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये बात किस हद तक समझी है कि हमारे कचरे से माहौल को कितना इफेक्ट हो रहा है, हम जो कचरा जलाते हैं उससे माहौल को कितना इफेक्ट हो रहा है। और यू आर राइट, हम ये स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट कराची में करके हम बायो एनर्जी से बहुत पावर जनरेट कर सकते हैं, हम कचरे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, चीन इज रेडी टू पे फॉर कचरा, इतना इंपॉर्टेंट है कचरा उनके लिए, सो वी कैन ऑल्सो डू इट। तो ना हम देंगे ब्रेक पे, बिल्कुल हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। और जब हम ये कहते हैं कि जिन इलाकों में सैलाब आया, सैलाब तो गुजर गया लेकिन पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गया, अगर ये बात हम कराची के लिए भी कहें कि कराची में बारिश हुई, बारिश तो चली गई लेकिन पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गई, तो गलत नहीं होगी। क्यों?
तबाही की दास्तान इस तरीके से मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो तबाहकुन हालत हमारी सड़कों की है आफ्टर बारिश, मैं कहता हूँ अनएक्सप्लेनेबल। इतनी मासूम सी बारिश को जो अगस्त के अलावा जो सितंबर में हुई वो मासूम सी बारिश हुई है, उसको तो नुकसान उसने इतना नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था उसे जो पहुंच गया। लेकिन कराची में मसला ये है, बारिश होती है तो आपको पानी ही पानी नजर आता है, घरों में पानी नहीं आता, नलकों में पानी नहीं आता, उसके लिए टैंकर्स है जी। और लेकिन जब बारिश नहीं होती तब भी आपको पानी नजर आता है। और ये पानी कहाँ से आता है? ये पानी जो है ये कोई साफ पानी नहीं है, सेवेज का पानी है जी। वो शहरियों के लिए वबाले जाल बन गया है और वबाले जाल जान बन गया है। सोचे बस मेरे गुस्सा मुझे आ जाता है ना तो मेरे मुंह से अल्फाज फिर जो लोग इस शहर में रह रहे हैं, जिन्होंने डेली सड़कों पर निकल रहे हैं, उनको तो गुस्सा आना है। अब आप सब छोड़ें, आप मुझे बताएं यूनिवर्सिटी रोड के हालात देखे आपने? आए दिन बारिश का पानी तो अलग, वहाँ पर गंदा पानी है, सेवेज का पानी जी। पाइपलाइन टूट गई है, पानी सड़कों पर है। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो उस इलाके के शहरी उनकी हालात अबतर, दूसरे ट्रैफिक बहुत मुतासर होता है, ताफुन इतना फैलता है। अब हम ये देखते हैं कि शहर के बेशतर इलाकों में बारिशों के बाद अब सीवरेज का पानी वबाले जान बना हुआ है। गंदा पानी सड़कों पर होने की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल इंतहाई अबतर है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, रोहा फातिमा हमें उस रिपोर्ट में अपडेट कर रही है। कराची में होने वाली हालिया बारिशों ने जहां हुकूमती दावों को खोखला साबित किया, वहां शहर ताहाल बारिशों के असरात से नहीं निकल सका। शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों समेत अंदरूनी इलाकों में सीवरेज सिस्टम चोक हो गया और गटर उबल रहे हैं। ये मनाजिर हैं कराची की मसरूफ तरीन सड़क यूनिवर्सिटी रोड की, जहां पानी की लाइन टूटने और नाला ओवरफ्लो होने की बाइस सड़क किसी दरिया का मंजर पेश कर रही है। आए दिन पानी की लाइन, साफ पानी की हो, गटर की हो, ये टूटती रहती है, पता नहीं कहाँ से टूटती है और कैसे टूटती है। यूनिवर्सिटी रोड से इस टाइम गुजरना इंतहाई मुश्किल है और ये पूरे इलाके के अंदर जो है वो जना सीवरेज का पानी फैला हुआ है, ये गटर का पानी है। ये लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद जाने वाली सड़क की हालत तो नाकाबिले बयान है। मरकजी सड़क सीवरेज नाले में बदल चुकी है। खाएं इनको कि ये आवाम क्या कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। 2-2.5 हफ्ते से देख रहा हूँ ये सीवरेज का पानी यहाँ पे मुसलसल है, इसके वजह से काफी हादसा हो चुके हैं। शहर की बदकिस्मत सड़क जहांगीर रोड बारिश के बाद एक बार फिर तबाह हो गई। नटी से जो आते हैं ना गुरु मंदिर की तरफ, ये पूरा टुकड़ा खराब है। ये जो है ना इन्होंने और मिट्टी डाली थी कच्ची वाली, तो वो जो है ना वो और जो है ना खड़े हो गए बारिश की वजह से। ये बन ही नहीं रहा, ये जो है ना हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता है। लसबेला से गुरु मंदिर आने वाली पटेल पाड़ा की मरकजी शाहराह की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। इस तरह की गंभीर सूरत हाल जेल चौरंगी की भी है, जहां की सड़क हालिया बारिशों के बाद धंस चुकी है। शहर भर की सूरत हाल को देखते हुए ये कहना कुछ गलत ना होगा कि तरक्की सिर्फ तस्वीरों और इश्तिहारों में ही दिखाई देती है, जबकि दावे तो दफन हो चुके हैं। कैमरामैन मुस्तफा महराज के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। भाई मैं तो कहती हूँ शहर के करता धरता को रोजाना टूर पे निकलना चाहिए, जगह जगह जाके देखना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड तो रोजाना हमें यही मंजर हमारे सामने होता है। हम भूल गए वो जमाना जब हम यूनिवर्सिटी जाते थे तो रोड बड़ी साफ हुआ करती थी। अच्छा, होती थी? अब नहीं है ऐसा। होती थी वैसे बात करती। ये पटेल पाड़ा की जिस सड़क की बात हुई थी तो मेरी आंखों के सामने, मतलब मेरे होते होते ही ये खराब हुई है। एक गड्ढे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, गड्ढे एक्सटेंड ही होते गए हैं, नए नए गड्ढे दरियाफ्त हो रहे हैं। अब आपको गाड़ी चलाते हुए याद रखना पड़ता है अब कौन सा गड्ढा आएगा। तो गुरु मंदिर में रोड की भी ये हालात कराची की सड़क। अच्छा जी, अब जरा हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क सिर्फ हम याद करते हैं तो ज़ाहिर है अपना बचपन भी याद आता है। इतना होमवर्क मिलता था, 2 महीने की छुट्टियों में बहुत होमवर्क मिलता था। लेकिन हमें मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई होंगी। अब बच्चों पे इतना बोझ नहीं डाला, पढ़ाने के तरीके बदल गए हैं, अब टेक्नोलॉजी आ गई, अब ज़्यादा फोकस किया जाता है, बच्चों को स्किल सिखाई जाए, बच्चों को नॉलेज फराहम की जाए। रट्टाफिकेशन, कॉपियाँ भरना, ये ज़माने आई थिंक अब नहीं है या है। You're right, बट कुछ काफ़ी स्कूल ऐसे, मतलब हम बात करें 70 to 80% स्कूल ऐसे जहाँ पे आज भी ये रिवाज है। आप ये देखें, सुबह जब सदफ मैं ऑफिस आ रहा होता हूँ तो उस टाइम होता है बच्चों के स्कूल जाने का टाइम। एक बच्चे ने, मैं गलत बयानी नहीं करूंगा आपके साथ, 10-10, 12-12 किलो का बैग उठाया होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन के अंदर, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली ये होमवर्क और स्कूल वाले फेज से कुछ अरसा पहले ही बाहर निकल के आया हूँ, तो आई नो कि एक दिन के अंदर 7 से 8 आपके पीरियड्स होते हैं, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसके अंदर आप सोचें कि अगर 7 पीरियड्स भी आपके हैं तो 7 आपकी टेक्स्ट बुक्स,
साथ उन टेक्स्ट बुक्स की कॉपीज, फिर साथ डायरी, फिर साथ प्रैक्टिकल बुक, फिर उसी बैग के अंदर बॉटल्स भी लगाई होती हैं पानी की। बच्चे बेचारे बाहर देख रहे हैं कि बाहर तो अब आपको एक आईपैड दे दिया जाता है जी, उसमें आपका सारा काम होता है, होमवर्क। चाइना की एक स्टोरी असल में, चाइना में 11 साल बच्चा स्कूल का, उसे बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला और इतना काम मिला कि बच्चा बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया। अब सोचिए जो डॉक्टर्स थे वो कह रहे हैं कि बच्चे पर स्कूल के टीचर्स और वालिदैन का स्कूल होमवर्क के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो सोचिए हमारे यहाँ भी बच्चों पर ये प्रेशर होता है और फिर वालिदैन अपनी मिसाल देते हैं कि हमारे ज़माने में तो जी हम तो चल के इतनी दूर स्कूल जाते थे। right. तुम स्कूल में तुम किताबों की बात कर रहे हो तो हमारा तो बैग इससे ज़्यादा वजन हुआ करता था। मैं पूरा बचपन रोता रहा कि अब्बा मुझे ट्रॉली वाला बैग ले दे, मैं वजन नहीं उठा सकता। आगे से जवाब भी आता था कि अपनी किताबों का बोझ उठाओगे तो ही तुम्हें तालीम की कदर होगी। सोचें, कंधे मेरे रह गए, आज भी कंधों की तकलीफ है, सिर्फ मुझे बचपन में बैग उठाया वरना मैंने इतनी मोटी मोटी बुक्स वाला। और स्कूल में सारी तालीम नहीं मिल रही, ट्यूशन अलग है जी, मदरसे की तालीम अलग हासिल करनी है, तो ये सब कैसे बच्चे जी मैनेज करें, उन इतने छोटे से बच्चे। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम राबिया फजर। थैंक यू सो मच राबिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चाइना की हमने मिसाल दी, अब वहाँ तो चीज़ें बड़ी मैनेज्ड हैं, बड़ा ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान में तो फिर आप जैसे साइम बता रहे हैं कि कितना बच्चों का बैग भारी होता है, तो ये इस पर काम क्यों नहीं किया जाता और इतने होमवर्क से क्या मुराद है? स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि इतना बड़ा एक्चुअली क्राइसिस है और हम अपने मुल्क में इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे तालीम की जब हम बात करते हैं और बहुत मसले मसाइल है और उस पर प्रायोरिटी रहती है जनरली हुकूमत की भी, ऑर्गेनाइजेशन की भी और तालीमी इदारों की भी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि एक आप ये समझे कि एक हम लोग एक दौड़ में लगे हुए हैं ज़िंदगी की और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ये जो बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है ये दोनों तरफ से आ रहा है, एक पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है और एक स्कूल की तरफ से आ रहा है। स्कूल की दौड़ ये लगी हुई है कि हम बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्कूल का मकसद यही है कि हमारा हर बच्चा टॉप हो रहा है, टॉप नंबर्स ले रहा है, पास हो रहा है, अच्छे नंबरों से पास हो रहा है और फिर आगे जाके बड़े बड़े काम करेगा। बिकॉज स्कूल की अगर आप इवैल्यूएट करेंगे, जो आप मैकेनिज्म देखेंगे वो यही देखेंगे। अगर मैं एज ए पेरेंट देखती हूँ स्कूल को तो मैं ये देखूंगी कि जी स्कूल के रिजल्ट कैसे रहे, तो वो इस तरह का वो स्कूल का अपना एक वो उस टाइप का आप समझें कि प्रेशर होता है और पेरेंट्स का ये प्रेशर होता है कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छा काम करे, अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छे से नंबर ले, क्योंकि उनके ऊपर सोसाइटल प्रेशर वो इतना ज़्यादा अपने ऊपर लेते हैं कि घर वाले क्या कहेंगे, उसका चाचा क्या कहेगा, मामा क्या कहेगा, हमारे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे अगर बच्चा फेल हो जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें एज अ सोसाइटी बहुत सोच समझ के चलना चाहिए क्योंकि बच्चों के ऊपर एक तो पहले सिंपल सी बात है कि तालीम जो है एजुकेशन शुड बी फन, ताकि बच्चा सीख सके उसको, ना कि वही वाली बात है कि आप प्रेशर डालें, आप बच्चे को रटे लगवा रहे हो या आप उसको ढेर सारा होमवर्क दे रहे हैं। घर जाके तो बच्चे को स्कूल का काम नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मैं मेरा अपना नजरिया है, क्योंकि आप स्कूल में उसकी इतनी अच्छी आपकी सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन का कि आप जो आपने बच्चे ने पढ़ा वहाँ वो खत्म करे और घर आए वो ब्रेक ले, मेंटल ब्रेक ले। लाइक जैसे आपने कहा कि बच्चे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो फिर मदरसा में जाते होंगे या हो सकता है कि पेरेंट्स उनको और एडिशनल ट्यूशन में किया हो, इंगेज किया हो। तो एक बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उस बच्चे का सोना, उस बच्चे का दूसरी एडिशनल एक्टिविटीज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज होना अच्छा है, ज़रूरी है। उसका रेस्ट रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, उसका अपने फ्रेंड्स के साथ इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसको अगर खाली पढ़ाई के ऊपर फोर्स करेंगे। और राबिया, हमने बच्चों की सोचने समझने की सलाहियत, उनकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको माउफ कर दिया है। टीचर्स का काम क्या है? टीचर्स आते हैं, उनका काम है अपना सिलेबस कंप्लीट करना, बाकी सेक्शन के साथ एक मुकाबला होता है। टीचर्स आती हैं, अपना सिलेबस मुकम्मल करती हैं, आपको बेतहाशा होमवर्क देके चली जाती हैं। अब उस होमवर्क को साथ डील करने के लिए पेरेंट्स ने क्या वे आउट निकाला कि बच्चों को ट्यूशन अकेडमी भेज दो। अच्छा, ट्यूशन अकेडमी जब जाके पढ़ते हैं वहाँ पर ट्यूशन अकेडमी वाली टीचर अलग होमवर्क दे देती हैं, उनके टेस्ट की अलग तैयारी करनी होती है, फिर बीच में मदरसा भी आता है, फिर उसके बाद कोई कारी साहब घर पे आते हैं। तो मतलब बच्चों के पूरे 12 घंटे जो हैं वो एक जहनी स्ट्रेस में रहते हैं। देन प्रेशर अलग है सोसाइटी का, फैमिली का, स्कूल का, पेरेंट्स का। बिल्कुल। तो आप ये समझे कि हम अपनी जीत में ना अपने बच्चों को उसमें फंसा रहे हैं और उनके हम वो सारी एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर डाल रहे हैं कि बस ये बच्चा ठीक करेगा। और अगर बच्चा फिर परफॉर्म नहीं कर पाता तो वो फिर उस बच्चे की इंसल्ट भी होगी, उसकी स्कूल में भी इंसल्ट होगी, उसके घर में भी इंसल्ट होगी, माँ बाप उसकी इंसल्ट अलग करेंगे।
तो आप ये सोचिए कि हम कितना ज्यादा एक मेंटल टॉर्चर से बच्चे को गुजारें। तो वो ऐसे बच्चे, तो मेजॉरिटी बच्चे तो फिर तालीम से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता। जब एक चीज अच्छी एक्सपीरियंस नहीं होगी तो बच्चा कभी भी उस चीज में जो है ना इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे स्कूल सिस्टम, हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि बच्चे को आप इंकरेज करें, आप डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, आप एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिंदगी का बिल्कुल, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे को प्रेशराइज करें। इसी तरह हमने पहले भी इस पे काफी दफा बात की कि जैसे सिर्फ ये मसला नहीं कि आप एक बच्चे को वैसे ओवर प्रेशर करें, लेकिन जब आप जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आप उनको प्रेशराइज करते हैं कि भाई आपने डॉक्टर ही बनना है, आपके पास और कोई चॉइस नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, या हम चाहते हैं कि आप इंजीनियर ही बनेंगे, या आप लॉयर ही बनेंगे। अब बच्चे की क्या एस्पिरेशन है, वो बच्चा क्या चाहता है अपनी जिंदगी से, बच्चे को इसका टाइम दे रहे हैं कि वो ये सोचे। अगर हम एक बच्चे की एक स्कूल गोइंग बच्चे की रूटीन जानने की बात करें तो वो ये है कि सुबह लेट्स सपोज वो उठता है 6:30 बजे, 6 बजे उठता है वो, उसके बाद वो 7 बजे तक नाश्ता करके बैग पैक करके स्कूल के लिए निकल जाता है। और अगर बच्चा वैन से जाता हो तो और अर्ली वैन आती है, फिर तो वो 6 बजे निकलेगा घर से, 7 बजे जाता है, स्कूल में पढ़ाई करता है। एक ज़माना था 1 बजे ऑफ हो जाता था, अब 1:30, 2 कहीं पे 2:30 बज जाते हैं स्कूल से आते आते। और अगर वैन से आता हो तो और लेट बच्चा आएगा, आते ही खाना खाता है, 4 बजे ट्यूशन पे, 7 बजे वापसी, फिर जिकारी साहब आएंगे 1 घंटा वो, तो उस बच्चे को टाइम का मिल रहा है। फिर होमवर्क घर में कर रहा है क्योंकि ट्यूशन में सिर्फ उसको याद करवाया जा रहा है या वहाँ पे जो अलग काम दिया जा रहा है। सो हाउ वुड ही मैनेज? सोशल कैसे होगा, लोगों से मिलेगा जुले कैसे, अपनी सोच कैसे डेवलप करेगा? बिल्कुल वही बात है कि ये एक बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है वो उसको आपने होलिस्टिकली प्लान करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपने इतना टाइम आपके स्कूल के लिए है, इतना टाइम आपके खेलने के लिए है, आप रिलैक्स करें, आप रेस्ट करें। फिर नींद बहुत इतनी ज़रूरी होती है बच्चों की मेंटल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कि आप टाइम से खाएं, अच्छा हेल्दी खाना खाएं और आप टाइम से सोएं ताकि आपकी नींद मुकम्मल हो। अब एक छोटा बच्चा अगर जैसे 9, 10 साल, 11, 12 साल तक के बच्चे को कम से कम 10 से 12 घंटे नींद करनी चाहिए। वो जितना अच्छा सोएगा उतना ही उसकी अच्छी ब्रेन डेवलपमेंट होगी, जितनी अच्छी उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होगी वो उतना ही एक्टिव होगा क्लास में और वो सीखेगा। लेकिन वो सारा अगर आप उस बच्चे को इतना थका देंगे सारे दिन में कि वो और ना उसको नींद पूरी होगी तो आप उस बच्चे से फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि मतलब ये असल में ऐसी डिस्कशन है जो पॉलिसी लेवल पे होने की बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया जाए। और हम जब बच्चियों की जब मैं बात करती हूँ तो जैसे बच्ची अगर मेजॉरिटी घरों में ये होता है कि बच्ची जब स्कूल से वापस जाएगी तो उसने घर का भी काम करना है। अगर उसकी वो बड़ी है, उसके छोटे बहन भाई है, उसने उनको भी देखना है, उसने अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना है, उसे सारा कुछ करना है। तो बच्ची के ऊपर तो और डबल जो है आप ये समझिए। और एक और भी तो पैटर्न है हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी सैडली कि बच्चा 2.5 साल से 2 महीने भी ऊपर हो जाए तो शोर डाल देता है, वो बच्चा ओवर एज हो गया। स्कूल वाले जो कहते हैं वो कहते हैं अब तो इसकी मॉन्टेसरी आप स्किप करवाएं, इसको डायरेक्ट आप केजी में डालें, नर्सरी में डालें, स्कूल भी शोर डालने लग जाता है। ये कितना गलत पैटर्न है कि अब बच्चा 3 साल, दुनिया में हम देखते हैं बच्चे 4 साल 5 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं, यहाँ पर ये कितना गलत एक कल्चरल ट्रेंड है हमारा कि 2.5 साल का मतलब है कि 2.5 साल का बच्चा आपका स्कूल जाके पढ़ रहा हो। नहीं बिल्कुल, ये देखें बच्चे की जो आपकी घर का माहौल होता है और घर से जो तालीम को मिलती है वो बहुत ज़रूरी होती है और बच्चे की फाउंडेशन बिल्ड करती है। और बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट भी इतनी हो चुकी होनी चाहिए बिफोर वो स्कूल सिस्टम में एंटर हो और उसको सिखाया पढ़ाया जा रहा हो। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि आप अगर किसी बच्चे को किसी एक्टिविटी में भी एंगेज करना चाहते हैं तो वो कोई फन लर्निंग एक्टिविटी होनी चाहिए, वो आपका एक सॉलिड स्कूल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बच्चों को उसकी उस टाइम में वो जरूरत नहीं होती। लोग हम ये कहते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है और वो यंग होता है तो आपका ब्रेन इज लाइक अ स्पंज, अब बहुत चीजें क्विकली एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उसको एक अच्छे तरीके से बच्चों को उसको सिखाने की बहुत जरूरत है। उसको ओवरबर्डन ना कर दें, बिल्कुल ओवरबर्डन, ठीक है। तो वो एक जो बैलेंस है ना वो रखने की बहुत जरूरत है, वो बैलेंस रखने की जरूरत। थैंक यू सो मच राबिया फॉर हमारे साथ ही माहिर तालीम। और देखिए अब बच्चे भी बड़े स्मार्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो चैट जीपीटी से अपना होमवर्क करवा लेते हैं, तो यहाँ से वो कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो अगर आपने उन्हें सिखाना है तो तरीके से सिखाएं, आप उन्हें ओवरबर्डन कर देंगे तो वो भी अपना वे आउट निकाल लेंगे। अब पढ़ाने से बेहतर है क्या बच्चों को सिखाएं, रट्टे लगवाने से बेहतर है उनको सिखाएं, उनकी तरबियत करें, उनको एक अच्छा इंसान बनाएं। एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि वो एक अच्छा इंसान है या नहीं है। ग्रेड्स किसी ने किसी की नहीं याद रखने, मुझे अपने ग्रेड्स आज तक याद नहीं कि मैंने क्या ग्रेड्स। अच्छा, वैसे वो बात अब्बा ने सुन ली है
अब मेरी खैर नहीं है शायद। चलें जी, हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले हमने आपको खबर दी थी कि जहाँ पर एक ऊँटनी, कैमी जिसका नाम था, उसको प्रोस्थेटिक लेग लगाई गई और अब वो अपनी टांगों पर चल सकती है। प्रोस्थेटिक लेग क्यों लगाई गई? क्योंकि उस बेचारी बेज़बान ऊँटनी का ये कसूर था कि उसने किसी वडेरे की फसल में जाके कुछ खा लिया था और फिर उस वडेरे ने उसकी टांग काटी थी। सेम इसी तरह का एक वाक़या। अच्छा, ये वाक़या भी सिंध में हुआ था और जो ये दूसरा वाक़या है ये भी सक्खर के इलाके सालेपट में हुआ है, जहाँ पर ऊँटनी के बच्चे, सोमी इसका नाम है, इसकी टांग काटने का वाक़या पेश आया। अच्छा, अब ये कितनी अफसोसनाक बात है कि बेज़बान जानवर के साथ ये सलूक, और वो भी छोटा सा बच्चा। और क्या था कि जी इसने जी दूसरे जो मकामी वहाँ पे ज़मींदार था उसकी ज़मीन से या उसका जो पानी का तालाब था उससे पानी पी लिया। अब आप सोचें, इस बुनियाद पर उसने इस जानवर की टांग काट दी है। अब कराची CDRS एनिमल सेंटर इसे लाया गया है और जो DG लाइफ स्टॉक हैं वो कहते हैं जी के माहिर सर्जन इस ऊँटनी का मुआयना करें। अच्छा, और ना सिर्फ सदफ इस ऊँटनी की टांग काटी उस दरिंदे ने, बल्कि इसका नीचे वाला जबड़ा तोड़ा, उसके बाद ट्रैक्टर के साथ बांध कर इसको अपनी फसलों से बाहर निकाला, इसको घसीटा। ये ऊँटनी का बच्चा बेज़बान। आप सोचें कितनी बदवाएं आपको मिली होंगी। ये वो जानवरों के साथ इस हद तक एनिमल अब्यूज़ कि जहाँ पर हमारा दिमाग नहीं पहुँचता, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए। और मैं कहता हूँ डूब मरने का मकाम है, इंसानियत के ऊपर धब्बा है ऐसे लोग। बिल्कुल। चलें जी, बात कर लेते हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनवर खान है। ज़रा पूछें कि इस ऊँटनी के अब किस तरह से फिर इलाज किया जा रहा है। बताइएगा अनवर, क्या सूरत हाल है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? इसका तो जबड़ा भी टूटा है, इसे घसीटा भी गया है ट्रैक्टर से, तो क्या कंडीशन है इसकी? देखिए, जो इस वक्त शेल्टर होम है, उनके जो मुंतज़मीन है, उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उनके मुताबिक इस वक्त वो ऊँटनी जो है वो ज़िला मलीर में इस वक्त ज़ेर इलाज है, जो शेल्टर होम है उसके अंदर। ताहम सेहत के हवाले से बात की जाएगी तो सेहत तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि वो खाने पीने के काबिल नहीं रही है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था, उसका जबड़ा, उसकी टांग मुतासिर थी, उसके साथ उसके नाक से खून बह रहा था और ज़बान भी जली हुई थी और इंतहाई तशद्दुद किया गया था। ये वो सूरत हाल थी कि जिसके नतीजे के अंदर फ़र्स्ट एड देने के बाद उसको रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद उसको रेस्क्यू शेल्टर होम कराची मुंतकिल किया गया। और इस वक्त सर्जन्स हैं, मुख्तलिफ टीमें हैं, उसका मुस्तकिल मुआयना कर रही हैं। ज़ाहिर बात है अब वो ग़िज़ा खाने के काबिल नहीं है, तो उसको लिक्विड चीज़ें फराहम की जा रही हैं। लिक्विड फीडिंग के साथ साथ उसको IV वैन के ज़रिए जो है मुख्तलिफ अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। डॉक्टरों की जो टीम है उनका कहना है कि सूरत हाल इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है और इस सूरत हाल के तनाजुर के अंदर तमाम के तमाम टेस्ट और मुख्तलिफ नोयत की जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई कोई होगी पुलिस की इस शख्स के खिलाफ? जी देखें, इस वक्त ये सुबह सिंध का दूसरा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या एक क्रिमिनल नेगलिजेंस है, इंतज़ामी नाअहली है कि आप इस माशरे के अंदर जानवरों तक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको जला दिया जाता है, उनकी ज़बान जला दी जाती है। अलबत्ता इस वाक़े के अंदर मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया है। मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी है, इससे कबल जो वाक़या पेश आया था उसकी सूरत हाल भी सबके सामने थी। इस वक्त 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं और मालिक को यकीन दिलाया गया है कि जो इस वाक़े के अंदर मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ कानून की ज़ाब्ते की मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। ताहम जो जंगली हयातियात और तहफ़्फ़ुज़ के जो अफराद हैं वही मुतालबा करते हैं कि सूरत हाल के तदारुक के लिए मौसर इक़दामात भी किए जाएँ। सही है, बहुत शुक्रिया अनवर खान, आप हमें अपडेट करें। तो मैं एक बात बताऊँ, अगर इस जहान में नहीं तो रोज़े महशर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? एक बेज़बान जानवर पर ये जुल्म किया, ये दरिंदा सिफत लोग, इनको जिस तरीके से हो सके कानून के कटहरे में लाना चाहिए। बिल्कुल। और अब मुझे तो लगता है जी जो इनके नौकर हैं उनको सज़ा दे देंगे, जो असल मालिक है जिसके ऑर्डर थे वो फिर भी बच जाएगा, क्योंकि ये वाक़यात एक बार नहीं कई बार हम रिपीट होते देख रहे हैं। चलें जी, यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहने का वक्त आ गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।